बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी सुबह खुशगवार गुजर रही होगी। व्यूअर्स, कुछ दिन पहले एक रिसर्च पढ़ रही थी। आपको पता है कि मेडिसन और मेडिकल साइंस और ये जो हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, इसमें मैं बहुत इंटरेस्ट लेती हूँ। शायद इसलिए क्योंकि मॉर्निंग एट होम जो पहले एक ज़माने में मॉर्निंग विद जुगन हुआ करता था, इस मॉर्निंग शो के थ्रू बहुत से डॉक्टर्स से और बहुत से ऐसे लोगों से मुलाकात करने का मौका मिलता है जिनका मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ है। और ऑफ कोर्स एक इंसान होने के नाते हम सब ये जानते हैं कि जान है तो जहान है और तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बंदा चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट लेता है तो बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके सामने रूनुमा होती हैं। अब माँ भी हूँ, बेटी भी हूँ। ऑब्वियसली मेरी अम्मी माशाल्लाह अब 70 क्रॉस कर गई हैं। सो मामा की एज को जब मैं देखती हूँ, जब मैं अपने मदर इन लॉ को देखती हूँ, अपने घर के बड़ों को देखती हूँ, बुज़ुर्गों को देखती हूँ, तो जहन में अक्सर ये ख़्याल आता है कि यार ये लोग हमारे इतने प्यारे, हमारे बुज़ुर्ग, अल्लाह इनको हमारे सर पे हमेशा सलामत रखे, आमीन। बच्चों को देखती हूँ तो यही सोचती हूँ कि यार हमारे बच्चों की हेल्थ बेहतरीन होनी चाहिए, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए, हमें वो चीज़ें करनी चाहिए जिनसे बच्चों की ज़िंदगी और क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो। बल्कि कल ममा से ही बात कर रही थी और ये कह रही थी कि मामा ने कहा कि बस बेटा देखो, आफ्टर 70 बड़े इश्यूज़, बड़े मसाइल होते हैं। तो मैंने कहा मामा आपको पता है कि मेडिकल साइंस ने ये बात प्रूव की है कि इंसानी जिस्म जो है वो 120 साल जी सकता है। आपने काफ़ी रील्स देखी होंगी पहले तो, क्योंकि लोगों के पास ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं होते थे। अब तो आपने बाकायदा ऐसी रील्स और चीज़ें देखी होंगी जिसमें आपको आपके सामने ही आया होगा कि भाई फ़लाँ औरत 105 साल की उम्र पे अपने बच्चों के बारे में कोई बात बता रही है, या एक औरत है वो 100, या एक मर्द है वो 108 साल की उम्र का है और अपने काम सारे खुद करता है। ये कैसे होता है? हमारे मुल्क में जो एज कैटेगरी है लोगों की, ज़्यादातर अनफॉर्चुनेटली, बड़े अफसोस के साथ मुझे बात कहनी है, आपके साथ शेयर करनी पड़ी है कि 65 के बाद 60 और 70 की एज के दरमियान लोग ये बात अपने जहन में तस्लीम कर लेते हैं कि हम तो अब सीनियर सिटीज़न बन गए, हम तो अब बुज़ुर्ग हो गए हैं और बस अब हमारा टाइम जो है वो ख़त्म होने वाला है। सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि व्यूअर्स, अल्लाह ताला के हाथ में है कि हमने कितनी देर जीना है। हम सब का एक टाइम डिसाइडेड है जब हमने इस दुनिया से जाना है। सो अपना जितना भी वक्त हमने इस दुनिया में गुजारा है, क्या हमने उसे सेहतमंद अंदाज में गुजारना है या फिर अनहेल्दी चॉइसेस करनी है और ऐसी चीज़ें करनी है जो वक्त के साथ हमें नुकसान पहुंचाते हमें जल्दी मौत की तरफ ले जाएंगी। सो आज मैं उन 5 आदतों की या हैबिट्स की बात करूंगी जो हमें हमारी ज़िंदगी के वक्त को कम करती हैं और हमें नुकसान पहुंचाती हैं। और इनमें कोई इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन इन छोटी चीज़ों की वजह से हमारा जिस्म जो है वो बहुत बड़े नुकसान से पहुंचता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने कुछ जाके टेस्ट कराए, क्योंकि लास्ट ईयर 2 दफ़ा मेरी पहले हाथ की हड्डी टूटी, फिर मेरी बैक भी टूटी। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई एक चीज़ होती है डेक्सा स्कैन, हमने आपकी बोन डेंसिटी चेक करनी है, हड्डियों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेक कराया तो माशाल्लाह डॉक्टर ने कहा कि जी आपकी हड्डियाँ तो 25 से 27 साल की उम्र के इंसान जैसी हैं। सो बात यह कि व्यूअर्स, क्यों है इस एज पे मेरी 25 से 27 साल की उम्र के बंदे जैसी बोन्स? क्योंकि मैं अपनी हेल्थ का लगता नहीं है लेकिन रखती हूँ ख्याल अपनी हेल्थ का, इन द सेंस दैट मैं सप्लीमेंट्स लेती हूँ, मैं एक्सरसाइज के ऊपर तवज्जो देती हूँ, बल्कि उन 5 आदतों की बात करती हूँ जो हमने रिसर्च करके आपके साथ शेयर करनी है आज। सो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फ़िज़िकल एक्सरसाइज। हम लोग बहुत ज़्यादा वक्त अब बैठे हुए गुजारते हैं। 90% हमारी ज़िंदगी जो है वो अब बैठे हुए गुजरती है, क्योंकि कामों में आसानी पैदा हो गई है। पहले अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल किसी चीज़ के बारे में कोई किताब, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई रेसिपी बनानी है घर में, तो आपको उठ के जाके वो रेसिपी ढूंढनी पड़ती थी, कोई किताब ढूंढनी पड़ती थी, उसको फरोलते थे, या कोई किसी जगह पे आपको एक्चुअली उठ के काम करने पड़ते थे। अब हम बैठे बैठे ऐसे फ़ोन उठाते हैं,
रिसर्च करते हैं, गूगल पे जाके कर लिया, यूट्यूब के ऊपर जाके कर लिया कि भाई फ़लाँ चीज़ की रेसिपी मिल जाए, हमें उठना तक नहीं पड़ता। फिर चीज़ों में बड़ी आसानी पैदा हो गई है। पहले हर चीज़ अपने हाथ से चॉप करनी पड़ती थी, अब चॉपर्स आ गए हैं, कटर्स आ गए हैं, ऐसी ऐसी डिवाइसेस आ गई हैं कि हमारा जो एक्चुअली जिस्मानी तौर पे हिलजुल के हमने काम करना होता है, हम नहीं करते। पहले हम सीढ़ियाँ चढ़ के किसी दुकान में कहीं जाना होता था तो सीढ़ियाँ चढ़ते थे, गाड़ियाँ बिल्कुल डायरेक्ट पार्क नहीं होती थी सामने, कहीं आपको गली कूचे में पार्क करके चल के जाना पड़ता था। सीढ़ियाँ अब एस्केलेटर्स आ गए हैं, वो जो सीढ़ियाँ जो ऐसे करके ऊपर जाती हैं, जिनके ऊपर आपको चलना नहीं पड़ता, एस्केलेटर्स आ गए हैं, एलिवेटर्स आ गए हैं। तो इतनी ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं जिनकी वजह से हमें एक्चुअली हिलना ही नहीं पड़ता। तो फिर हमें अपने आप को ज़बरदस्ती हिलवाना पड़ेगा। मतलब जैसे कि आप एक बात ज़रूर कहूँगी, पहले वक्तों में आप देखिए नानियाँ दादियाँ माशाल्लाह माशाल्लाह 90-100 साल की उम्र तक जीती थी, नाना दादा वगैरह। क्यों? क्योंकि वो सारे काम खुद करती थी। किचन में अगर कोई चीज़ बनानी है तो मासी नहीं कि वो चीज़ें कट कर रही होती थी, आप खुद जाके चीज़ें काटते थे, बनाते थे, हांडी बनाते थे। मुझे याद है मेरी नानो जो है वो पिनियाँ बनाती थी। आई थिंक उस वक्त उनकी एज 70s में होगी या 80 के करीब होगी। नानो खुद खड़ी होकर किचन में चीज़ें कर रही हैं, भाग दौड़ कर रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ज़िंदगी दे, सेहत दे मेरी मदर इन लॉ को, मम्मी को। मैं हैरान होती हूँ उनको देख के कि माशाल्लाह शी इज़ इन हर लेट 80s। आपको पता है फैसल मेरे से 13 साल बड़े हैं और फिर वो अपने भाई बहनों में भी छोटे हैं। तो मेरी मदर इन लॉ माशाल्लाह क्लोजर टू 90 है। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, हमारे सर पे सलामत रखे। एक्टिव, यादाश्त अच्छी, खुद चलना फिरना, बिस्तरे में अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? अब बात ये, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ जो है वो वियना से हैं, उनका बैकग्राउंड वियनीज़ हैं, और वो जो कहते हैं ना कि गोरे अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखते हैं, एक्चुअली वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और उसके कंपैरिजन में मामा को देखो तो मेरी अक्सर मामा से इस बात पे लड़ाई होती है कि मामा, मम्मी आपसे 15 साल बड़ी हैं, 20 साल ऑलमोस्ट बड़ी हैं, और आप अपने आप को देखें और मम्मी को देखें। इस पर मेरा उनसे अक्सर झगड़ा होता है। तो कहती है नहीं बेटा, एक एज फैक्टर होता है। एक तो ये दिमाग से फतूर निकाल दें कि एक एज फैक्टर होता है। कोई एज फैक्टर नहीं होता। आप उतने ही बड़े या एज में हैं और उतने ही बुजुर्ग हैं जितना आप अपने जहन में सोचेंगे। बुजुर्ग इज्जत के पॉइंट ऑफ व्यू से 100%, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे जिम में जाके घुस जाएं, लेकिन एक्टिव रहें, वॉक करें, चहलकदमी करें। हज़ार चीज़ें हैं जो कर सकते हैं अपने आप को एक्टिव रखने के लिए। जो लोग इनएक्टिव होते हैं वो अपने आप को बहुत प्रॉब्लम्स की तरफ लेके जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग दुनिया में भर में डायबिटीज़ के 27% केसेस इस वजह से हैं क्योंकि लोग हिलते जुलते नहीं हैं, फिज़िकली एक्टिव नहीं हैं। CDC सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक जो लोग फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते उनमें हाई ब्लड प्रेशर का ख़तरा 50% होता है। तो आपके सामने ही हैं ये फैक्ट्स एंड फिगर्स। दूसरा, पुअर स्लीप, नींद की कमी। CDC के मुताबिक कम नींद लेने वाले लोगों में कॉग्निटिव यानी कि दिमाग का डिक्लाइन 20% ज़्यादा तेज़ी से होता है। तो आजकल हम जो ये डिमेंशिया के बारे में, डिमेंशिया के अंदर आती है, एल्जाइमर्स का सुनते हैं, पार्किंसंस का सुनते हैं, जिसमें आपकी याद भूलनी शुरू हो जाती है, आपका दिमाग का फंक्शन कम होना शुरू हो जाता है। ये नींद कम होने की वजह से होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कहता है कि अगर नींद पूरी ना हो तो वैक्सीन्स भी 50% कम इफेक्टिव होती हैं। यानी कि अगर आप वैक्सीनेशन लगा रहे हैं कोविड की, दूसरी चीज़ों की, कोई भी आपको बीमारी है, निमोनिया की, नींद नहीं कम होगी तो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होगी और 50% कम असर होगा आपके जिस्म पे। मेरी अभी कैमरा टीम मुझे बड़े गौर से देख रही है क्योंकि इन लड़कों की ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और मैं बड़ी नाराज़गी से और रुस्तानी की तरह आप सबको कह रही हूँ कि ये अपनी नींदें नहीं पूरी करते। वही वाली बात है ना व्यूअर्स, यंग पीपल अक्सर सोचते हैं, और ये एक्चुअली यंग एज में आदत बुरी पड़ती है। जब आप 20s में 30s में आ जाते हैं तो इंसान क्या करता है कि सोचता है कि खैर है यार, छोटे होते भी तो कब हम लोग बड़ी दफ़ा ऐसा होता था कि नींद नहीं पूरी होती थी। आपने अपने जिस्म को स्ट्रॉन्ग करना है और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए सिर्फ खाबे नहीं खाने, नींद पूरी करनी है, फिज़िकली एक्टिव होना है। अब तो नई चीज़ आ गई है स्किनी फैट, जिसका मतलब है कि आप जिस्मानी तौर पे पतले हैं लेकिन अंदर से आपके दिल की शरियानों में चर्बी जमी हुई है। आप डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं क्योंकि आप खुराक ऐसी लेते हैं। तो आपका जिस्म तो पतला होता है लेकिन वो सारी जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं वो जाके आपके ऑर्गन्स में जमना शुरू हो जाती है। तीसरी चीज़ स्मोकिंग, सिगरेट नोशी हम सब जानते हैं सेहत के लिए कितनी ख़राब है। इसके ऊपर को मुझे ख़ास लंबा लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें आप इंक्लूड कर लें वेपिंग को भी। एक वक्त था
रिसेंटली ही कुछ साल पहले ही कि हर बंदा कहता था कि वेप करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वेपिंग या स्मोकिंग ये सब चीज़ें बहुत नुकसानदेह हैं। उसके अंदर जो निकोटीन होती है, उसके अंदर जो टार होता है, उसके अंदर जो ये सारी चीज़ें होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड आपके अंदर जा रहा है जब आप सिगरेट को जलाते हैं, उसका धुआं। अच्छा चलो उससे आप बच गए अगर आप वेपिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर निकोटीन है। ये सारी चीज़ें आपकी सेहत को ख़राब करती हैं। CDC कहता है कि स्मोकर्स में हार्ट अटैक का खतरा, स्मोकर्स यानी कि जो वेप भी करते हैं, मैं बार बार ये बात कह रही हूँ, हार्ट अटैक का खतरा 2 गुना ज़्यादा, यानी कि एक नॉर्मल बंदे को अगर 50% चांस है तो 100% चांस हो जाएगा किसी और बंदे को। स्ट्रोक का खतरा 3 गुना बढ़ जाता है और हार्ट अटैक का 2 गुना ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है जो लोग स्मोकिंग वेपिंग करते हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दिल के अमराज की वजह से जिन लोगों को मौत होती है 25% सबब जो है वो तम्बाकू नोशी और ये निकोटीन वगैरह का इस्तेमाल है। पुअर डाइट, अब खुराक तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आप बुरी खुराक लेते हैं, देखिए खाना तो खाना ही है, अच्छा खाना भी खा सकते हैं, बुरा भी खा सकते हैं। मुझे पता है कि हम आजकल के ज़माने में महंगी महंगी चीज़ें बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता, लेकिन हर चीज़ तली हुई न होनी ज़रूरी नहीं है। हर चीज़ के अंदर एक्स्ट्रा नमक डालना या सफ़ेद चीनी डालना ज़रूरी नहीं है व्यूअर्स। बड़ी बेसिक चीज़ें हैं कि आपने फल भी खाना है, दिन में सब्ज़ी भी खानी है, आप दालों का भी इस्तेमाल करें, चावल भी ज़रूर इस्तेमाल करें, आटा अगर इस्तेमाल करें तो चक्की का आटा, होल व्हीट आटा इस्तेमाल करें, तेल वगैरह घी वगैरह ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन अच्छी क्वालिटी का, जैसे कि देसी घी बड़ा अच्छा है, घर का बना हुआ मक्खन बड़ी अच्छी चीज़ है, सरसों का तेल सेहत के लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन अगर फ्रेश कोल्हू वगैरह से जाके निकलवाएंगे उसके फ़ायदे ज़्यादा हैं। जंक फूड, प्रोसेस स्नैक्स, फिज़ी ड्रिंक्स, आपको पता है मैं किन की बात कर रही हूँ, जो हम लोग मार्केट से ख़रीदते हैं और डेली बेसिस पे लोग यूज़ करते हैं। इवन डाइट वाली जो ड्रिंक्स हैं, CDC के मुताबिक पुअर डाइट से गुर्दे के अमराज और दिल के अमराज 40% ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि फलों और सब्जियों की कमी या कम इस्तेमाल करने की वजह से 19% गैस्ट्रो इंटेस्टिनल कैंसर्स हो जाते हैं, यानी कि पेट के कैंसर हो जाते हैं। अब जो लोग बड़ी खुशी खुशी कहते हैं हम तो सब्जियां खाते ही नहीं हैं या हम तो फल खाते ही नहीं हैं, ज़रा इसके बारे में एक दफ़ा सोच लें। 5वां पॉइंट, क्रॉनिक स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। जी हाँ, गेम सारी यहाँ की है व्यूअर्स, गेम सारी यहाँ की है। ये जो हमारे कानों के बीच में ग्रे मैटर है ना, जिसका हम कीमा निकाल देते हैं, उसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आजकल हर दूसरे घर में आप देख रहे हैं कि डिमेंशिया की प्रॉब्लम आ रही है, जिसमें एक पहले तो आप चीज़ें करना भूल जाते हैं, आपको याददाश्त ख़राब होनी शुरू हो जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको जिस्म की डिफरेंट चीज़ें यूज़ करना आप भूल जाते हैं और एंड में आपका दिमाग ये भी भूल जाता है कि सांस कैसे लेना है। मेन ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये है ना, और एक टाइम ऐसा आता है कि अगला बंदा खुद सांस भी नहीं ले पाता और इस दुनिया से रुखसत हो जाता है बड़ी तकलीफ़ में। सो बात यह है कि व्यूअर्स, ये जिस्म जो है ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है और ऑनेस्टली व्यूअर्स, इसी जिस्म में हमने सारी ज़िंदगी गुजारनी है। आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं, गाड़ी चेंज कर सकते हैं, कपड़े चेंज कर सकते हैं, जेवर बदल सकते हैं, सच्ची बात है मियाँ बीवी भी चेंज कर सकते हैं, अपनी बॉडी को नहीं चेंज कर सकते। सर से लेके पाँव तक इसी में आपने सारी ज़िंदगी गुजारनी है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह फिर भी हो जाते हैं, लेकिन हर ऑर्गन नहीं ट्रांसप्लांट होता। दिमाग ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया, दिल बंद हो गया तो बंद हो गया। सो प्लीज़ व्यूअर्स, स्ट्रेस और डिप्रेशन के हल ढूंढें। अगर आप ज़्यादा डिप्रेशन, स्ट्रेस या एंग्जाइटी का शिकार हैं, माहिर नफ्सियात से मुलाकात करें, उसका इलाज करवाएं। लोग बहुत से रूहानी इलाज की तरफ भी जाते हैं, वो भी ज़रूर करें। लेकिन व्यूअर्स देखें, अल्लाह ना करे किसी इंसान को कैंसर हो तो आप उसको एलोपैथिक डॉक्टर पे भी लेके जाएंगे और उसके लिए दुआएं भी करवाएंगे। तो बेशक रूहानी इलाज की तरफ भी जाएं, लेकिन उसके साथ साथ माहिर नफ्सियात से रब्ता करके अगर मेडिसिन और चीज़ों की ज़रूरत है तो वो भी ऐसे बंदे को दिलवाएं। CDC के मुताबिक क्रॉनिक स्ट्रेस आपके ब्रेन का साइज़ छोटा कर देता है, जिससे डिमेंशिया का खतरा बढ़ जाता है। WHO कहता है कि डिप्रेशन दुनिया भर में सबसे बड़ा सबब है डिसेबिलिटी का, डिफरेंटली एबल्ड हो जाने का। सो व्यूअर्स, ये 5 चीज़ें मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपकी आपी होने के नाते, दीदी होने के नाते, अम्मी जो मुझे बुलाना है, आंटी, पप्पो, चाची, वॉटेवर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ फ़िज़िकल एक्सरसाइज, नींद पूरी करें, स्मोकिंग, सिगरेट नोशी, वेप शेप, इन सब चीज़ें ना करें, खुराक अच्छी लेनी शुरू करें। महंगी खुराक की बात नहीं हो रही, दाल चावल फ्राइड चिकन से 1000 गुना ज़्यादा सेहतमंद चीज़ है।
दाल रोटी, साथ में थोड़ा सा कचूमर सैलेड ले लिया, वो आपको सस्ता भी पड़ेगा और आपकी सेहत को भी बेहतर करेगा। और क्रॉनिक स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, प्लीज़ इन चीज़ों से हमने अपने आप को बचाना है। आइए किचन की तरफ रुख करते हैं। सिर्फ हेलो हाय का टाइम है, ब्रेक के बाद इसी टॉपिक पे मज़ीद डिस्कशन भी करेंगे। हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी लाडो रानी शेफ़ अनम शेख है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। और आज बड़ी बहुत सख्त बातें की हैं। अच्छा टॉपिक था। मतलब ये आपने, वो होता है ना कि किसी को एक अलार्मिंग सिचुएशन के बारे में बताया जाता है कि देखें ये आपकी ज़िंदगी में अगर हो रहा है तो इसको दुरुस्त कर लें। पता है जान, मैं माँ तो हूँ लेकिन मैं एक बेटी भी हूँ। बिल्कुल। अब्बू मेरे इस दुनिया में नहीं है। मैं 21 साल की थी व्हेन माय फादर डाइड। तो मेरी तो कुल कायनात पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू में मेरी अम्मी है और मेरी सास है। डैडी की भी डेथ हो गई 3 साल पहले, 3-4 साल पहले। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो अब यही 2 माएँ हैं मेरे पास। बिल्कुल। उसके अलावा ऑब्वियसली मेरी खाला वाला ये सब, बट अगर उस तरह से बात करें तो ये 2 माएँ हैं मेरी। बिल्कुल। मैं उनकी हेल्थ और उनकी चीज़ों को देखती हूँ, मैं सोचती हूँ कि यार हमने भी एक पॉइंट पे इस एज पे पहुँचना है। तो उनकी खिदमत तो हमने करनी है और हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन उस खिदमत के साथ हमने अपने घर के बड़ों को इनकरेज करना है, केटर करना है। और अनम इस एज पे आपने, मैंने, मेरे ये जो सारी एक खूबसूरत सी टीम है लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद, हम सारे जो लोग हैं, हम सब ने इन चीज़ों को करना है ताकि आगे जाके पेरेंट्स की एज पे ये प्रॉब्लम्स ना आए। बिल्कुल ऐसा ही। हम ये सोचते ना हम यंग है, खैर है, बॉडी एक ही है बॉस, गाड़ी बदल सकती है, गाड़ी के टायर भी बदल जाते हैं। बहुत अच्छी आपने बात की कि सब कुछ चेंज हो सकता है मगर ये जो आपका जो ब्रेन है ये नहीं चेंज हो सकता। अगर एक दफ़ा जान निकल गई तो वापस नहीं आ सकती। एग्जैक्टली। अगर ये हम अपने पल्ले बांध लेना, देखिए हम अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, हर किसी की इज्जत करते हैं, अपने जिस्म की भी तो इज्जत करें ना व्यूअर्स। और उस रिस्पेक्ट का हिस्सा ये है कि उसका ख्याल रखें। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शेफ़ अनम के किचन में मुलाकात होगी, इन अनम्स किचन, एंड ऑफ कोर्स उनसे बातचीत करेंगे आज के टॉपिक पे, स्पेशली डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। सेहत की बात हो रही थी, बड़ा लंबा लेक्चर दिया पूरी टीम को। सारे कह रहे हैं शुक्र है वापस ऑन एयर आई है, चुप ही नहीं करी। सही कह रही हूँ कि गलत अनम? नहीं, बात जो आप कह रही थी बिल्कुल 110% जो है वो सही। बिकॉज आप सब का एज ग्रुप है जो पंगे करता है। जी ऐसा ही है। और फिर जब पेरेंट्स के एज पे पहुंचते हैं, उस वक्त हम स्पीडें लगा रहे होते हैं कि चीज़ को हल कर लें। उस वक्त लेट हो गया होता है, लेट हो जाता है। बिल्कुल वही वाली चीज़ है ना कि हम लोग कौन सा कोई स्टील के बने हुए हैं, कभी मतलब जिस तरह होता है ना कि गाड़ी की कोई चीज़ खराब हो गई तो आपने पार्ट रिप्लेस कर दिया। ह्यूमन बॉडी ऐसी नहीं है। इसको अल्लाह ताला ने तख्लीक ऐसे किया है कि हमारे वहमो गुमान में भी नहीं है कि क्या क्या चीज़ें कभी भी कुछ भी आपकी बॉडी के अंदर कुछ भी हो सकता है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते उसको। क्या बना रहे हैं आज की रेसिपी है, आज मैं आपको लेके चलूंगी थोड़ी देर, आप दोबारा से कराची आज आपको मैं लेके चलूंगी क्योंकि आज की जो रेसिपी है वो कराची से फुली इंस्पायर्ड है। अच्छा, मुझे कहने लगी थी कि अगर तुम ये कहने लगी कि आप कराची में रमजान ट्रांसमिशन जब करके आई हैं इतने अरसे बाद, अब तो खैर हो गए माशाल्लाह 2 हफ्ते, बट द फैक्ट इज कि जो वहाँ पे मुझे किसी ने कोई ये काम नहीं करवाया जो तुम मेरे साथ करती। नहीं ना, सॉरी, आज करेंगे हम काम मिलके। हांडी रोटी कसम से वहाँ पे किसी ने नहीं पकड़वाई, इतने से लाड किया था। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा जी, आज की जो रेसिपी है इसको, जी बिल्कुल इसके ऊपर करेंगे। मैंने स्टोव ऑन किया है। आज की जो रेसिपी है हम बना रहे हैं कराची स्टाइल फ्राई कबाब, और ये जो है बड़ी ही फेमस रेसिपी है और ये यूजुअली मेरा ख्याल है कि लाहौर में अभी तक इतनी ज़्यादा जो है वो अवेलेबल नहीं है, मार्केट में बहुत कम मिलती है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपके साथ पहले शेयर कर लेती हूँ। तो उसके लिए जाएगा इसमें इलायची, जो इसका ड्राई मसाला बनेगा, पहले उसकी रेसिपी बता देती हूँ। इलायची जाएगी 3 से 4 अदद, लौंग जाएगी 4 से 5 अदद, दालचीनी इसमें 2 अदद जाएगी, काली मिर्ची आधा चाय का चम्मच जाएगी, जायफल के तकरीबन 1/4 टुकड़ा जाएगा, जलवतरी 3 अदद ब्लेड्स जाएंगी इसके अंदर, सुर्ख मिर्च जो है साबुत वो 8 से 10 अदद जाएंगी, चने 3 खाने के चम्मच जाएंगे। कीमा जो है अगर आपके पास मटन बीफ है बहुत अच्छी ऑप्शन है। अगर आप इसमें
चिकन का कीमा यूज़ करें तो आप सिर्फ इसके अंदर थाई का कीमा यूज़ करेंगे। उसके बाद इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट, दही आधा खाने का चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर जो है 2 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का इसमें चम्मच। क्या है जो मेरी नाक में जा रहा है? इसमें जो है ये साबुत गोल मिर्चें हैं वो। अच्छा, वो इसीलिए ना जी। वो जो कहते हैं ना कि नाक में जा रही है मेरी। बिल्कुल। धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, कोयला जो है इसके अंदर हम यूज़ करेंगे 1 छोटे साइज़ का, घी इसमें 1 कप जाएगा, प्याज 1 अदद और पानी इसके अंदर तकरीबन 1.5 से 2 कप के करीब हम यूज़ करेंगे। सिंपल, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपने कीमे को रेडी कर लेना है। कीमा आपका बिल्कुल फाइन पेस्ट की तरह होना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी कोई भी ग्रेन्स नहीं होने चाहिए। फिर ये जो मसाला, जो सारे ड्राई मसाले, साबुत गरम मसाला जितना भी है, चने, ये सब आपने ड्राई रोस्ट करना है इसी तरीके से। और ड्राई रोस्ट करने के बाद हम इसको करेंगे अच्छी तरीके से चॉप करने के बाद जो है हम इसको अपने कीमे, हाँ जी, ये इसमें अच्छी तरीके से कीमे में मिक्स करेंगे, साथ में इसमें सारे मसाला अच्छा, जा इसको जाएंगे। कितना को करना है? बस हो गया, आप निकाल लें बेशक। और उसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए जो है कोयले का स्मोक लगाएंगे। उतनी देर में तवे को अपने रेडी रखेंगे। अगर आपके पास घर में तवा अवेलेबल नहीं है फॉर एग्जांपल, तो आप जो है इसके अंदर किसी हांडी में या किसी फ्राई पैन में भी इसको रेडी कर सकते हैं, तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। घी का इस्तेमाल करेंगे, ऑयल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, उससे जो है फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। प्याज लेंगे 2 नॉर्मल साइज़ के, फाइनली इनको जो है स्लाइसिस करके हम उसको फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन। जैसे ही हो जाएगा तो हमारा मैरिनेटेड कीमा जो है हम उसको इस तवे पे डालेंगे, डाल के अच्छी तरीके से पकाएंगे। पकाने के बाद साथ ही हम उसके अंदर, जैसे ही वो कीमा अपना कलर बदलना शुरू कर देगा तो हम उसके अंदर तकरीबन 2 कप के करीब जो है पानी डालकर उसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, मैं चिकन का कीमा इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ, थाई का। मैं फिर भी इसके अंदर मीट टेंडराइज़र ऐड कर रही हूँ। आप अगर मटन या बीफ डालेंगे तो आपने तब भी इसके अंदर मीट टेंडराइज़र जो है, मीट टेंडराइज़र इसमें हम यूज़ करेंगे। सिंपल सी रेसिपी है, कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। छोड़ने के बाद इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल जैसे ग्रेवी होती है उस टाइप का होना चाहिए। इसको कितना ग्राइंड करना है? बस थोड़ा सा और कर दें, बस ठीक है। अच्छा जी, अब मीनवाइल जो है मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ मसाले। आप ये इसमें, हाँ जी, डाल दें। नमक जाएगा इसके अंदर हस्बे जायका, साथ में इसमें जाएगा सूखा धनिया। तकरीबन हम इसके अंदर 1 से 1.5 खाने का चम्मच यूज़ करेंगे। थोड़ी सी हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर तकरीबन 1 टी तो मिर्चें डाली थी आपने। जी बिल्कुल। और साथ में अब इसी टाइम में जो हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे वो ही जाएंगे। उसके बाद लास्ट में हम इसके अंदर कुछ भी नहीं ऐड करेंगे। बस अब इसको पकाने का प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। मैं क्या करूँगी? अब आप जो है वो तवे पे ये अनियंस फ्राई करना स्टार्ट करें। वो स्पून साथ ही रखा हुआ मैंने, और ये साथ ही अच्छी तरीके से जो है अब मैं इसको कर लूँगी मिक्स। और आप ये देखें कि इसका टेक्सचर जो है वो बहुत स्मूथ होना चाहिए। हमें जो है बिल्कुल एक पेस्टी फॉर्म में हमारा कीमा चाहिए। आप मटन या बीफ अगर लें तो उसको जो है 2 से 3 दफ़ा मशीन से निकालें और 1 दफ़ा फिर आप उसको चॉपर में भी करें, ताकि जो है आपका कीमा बिल्कुल एक, अगर आप ये कैमरा दिखा सकें कि बिल्कुल पेस्ट की शक्ल में जो है कीमा होना चाहिए। साथ में मैं इसके अंदर ऐड करूँ जरा हम वो टेक्सचर अगर व्यूअर्स को अच्छे से दिखा दें। हाँ जी, बिल्कुल इस तरीके से जो है ये देखें पेस्ट की शक्ल में होना चाहिए कीमा। आपके अंदर कीमे में बिल्कुल भी ग्रेन्स नहीं होने चाहिए। साथ में जो है मैंने इसके अंदर अब थोड़ा सा मीट टेंडराइज़र डाल दिया है। वैसे चिकन के अंदर आपको ज़रूरत तो नहीं, लेकिन उससे थोड़ा सा बड़ा मुलायम सा जो है वो टेक्सचर आपके कीमे का रेडी होता है। अच्छा जी, अब इसको जो है यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं और इसके अंदर जो है अब हम रखेंगे, स्मोक लगाएंगे इसको थोड़ा सा। और स्मोक लगाने के बाद जैसे ही हमारे प्याज फ्राई हो जाएंगे तो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी अपना कीमा। और कीमा डालकर आप अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करें। भुनाई करने के बाद आप इसको जो है दम पे हल्की आंच पे तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दें, तो आपका जो है कीमा फ्राई जो है वो देखो मैंने प्याज का पराठा बनाया है। वाह, आप बेशक इसकी फ्लेम थोड़ी सी तेज़ कर लें। क्या है, मुझे मज़ा आ रहा है। तुम अच्छा ये उत्ते कर दें हेलो। हाँ, मैंने कहा ना वो जिस तरह अंडा नहीं बनता तो वो जिस तरह वो नहीं बनता तो एक राउंड सा एक पराठा बना देते हैं। ज़बरदस्त, यही देखिए यही टेक्निक्स होती हैं। नहीं कोई टेक्निक नहीं है, मैं भी फनकारियाँ कर रही हूँ अपने। अच्छा जी, स्मोक लग गया इसको।
और स्मोक लगाकर आपने इसको छोड़ देना है। आप इसको उस वक्त लास्ट में स्मोक नहीं लगा सकते क्योंकि ये बहुत ग्रेवी टाइप का होगा, तो उसमें जो है वो स्मोक अच्छा नहीं आएगा। अच्छा, इसके साथ हम बनाने जा रहे हैं लच्छा पराठा। लच्छा पराठे के लिए आपको रेसिपी मैं बता देती हूँ। हम इसमें आटा यूज़ कर रहे हैं, फाइन आटा, जो वाइट और वीट का मिक्स वाला आटा होता है वो हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। 1 kg इसमें नमक जाएगा हस्बे जायका, साथ में इसमें जाएगी चीनी तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। उससे क्या होगा कि कलर बहुत अच्छा सा जो है आपके लच्छे पराठे पे आएगा। साथ में इसमें नीम गरम जो है वो दूध जाएगा 1 कप, और तकरीबन इसके अंदर अप्रॉक्स 1.5 कप के करीब जो बड़ा मग होता है वो पानी का जाएगा, वो भी रूम टेम्परेचर या लूक वार्म आप डालें। अच्छी तरीके से उसको गूंद लें। गूंदने के बाद आपने इसको हर स्टेप के बाद आपने इसको आधे घंटे का जो है वो रेस्ट देना है। फिर आपने इसको बेलना है, इतना बेलना है कि ये बिल्कुल पतली सी एक रोटी बन जाए। उसके सेंटर में आपने घी लगाना है और थोड़ा सा खुश्क आटा यूज़ करेंगे, उसको रैप करेंगे अच्छी तरीके से, उसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद आप उसको रख दें। अगर आप इसको ओवरनाइट रखेंगे तो बहुत अच्छा सा जो है वो रिज़ल्ट आता है। अब आप इसको जो है लाइट गोल्डन ब्राउन जैसे ही ये हो जाएंगे तब तक जो है हमारा कीमा वो भी हो जाएगा स्मोक्ड। अच्छा, इसके साथ ना आज तो लिटरली 30 सेकंड में हो जाता है। बिल्कुल, एक दफा धुआं आ गया तो आ गया। अच्छा, इसके साथ ना जुगन आप, आज मैं आपको एक बड़े ही मज़ेदार, इसके साथ सैलड और रायता तो हम देंगे, लेकिन इसके साथ एक बड़े ही यूनिक किस्म का आज हम एक लच्छेदार प्याज बनाएंगे, जिसके लिए हमें जो है प्याज को कट कर लेना है राउंड फॉर्म में, जिसको कहते हैं कि लच्छे बना लेने हैं आपने उसके इस तरीके से। इस तरह से गोल जब हो जाएंगे तो आपने उसको क्या करना है कि ठंडे पानी, बर्फ़ वाले पानी के अंदर तकरीबन आधे घंटे के लिए जो है डिप कर देने हैं। ये बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लीमेंट करता है ये हमारा जो कबाब फ्राई है इसके साथ। आपने क्या करना है, उसको 10 से 15 मिनट आइस वाटर में रख देना, अच्छी तरीके से स्टेन कर लेना है। उसमें थोड़ा सा विनेगर जाएगा, लेमन जूस जाएगा, साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे चाट मसाला, ब्लैक सॉल्ट, रेगुलर सॉल्ट, और डाल के थोड़ी सी हम इसके अंदर डालेंगे काली मिर्चें, हरी मिर्चें 1 अदद जाएगी, और हरा धनिया और पुदीना डाल के अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। अगर आपकी इसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी लंबी करनी है तो थोड़ी सी क्वांटिटी जो है सिरके की ज़्यादा कर दे तो आप इसको तकरीबन 1 हफ्ते के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्या तो ये बहुत ज़बरदस्त इसके साथ लगेगा। कितने खूबसूरत देखिए प्याज फ्राई हो रहे हैं। बस प्याजों की खूबसूरती डिस्कस करेंगे आज प्रोग्राम में। नहीं, अब बस आप आपकी खूबसूरती डिस्कस कर लेते हैं। नहीं, मेरी नहीं, हम नहीं, खाने की। नहीं, मेरी नहीं। अच्छा, ये तवा जी हर बंदे के घर में तो नहीं होता जी, यार। बिल्कुल। मतलब अब ये किस तरह बंदा आप मैनेज करे? अच्छा, ये तवा वैसे तो अब हर क्रॉकरी वाली शॉप पे है, लेकिन ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, थोड़ी सी करने की भी तो हाँ बात जी होती है ना आजकल हालात। तो अब मैंने इसलिए पहले ये बात बोली बंदे है। के पास बिजली के बिल के पैसे नहीं होते तो आगे से बंदा। अच्छा, मैंने स्टार्ट में ये बोली थी बात कि अगर आपके पास तवा अवेलेबल नहीं है फॉर एग्जांपल, तो आप इसको किसी भी बड़े फ्राई पैन में, या आप कोई भी आपके घर में देचकी, हांडी कुछ भी है आप उसमें भी बना सकते हैं। तवे पे बनाने का सिर्फ जुगनापी सिर्फ एक चीज़ आती है कि उससे जो है आपके जो इसका टेक्सचर बड़ा अच्छा सा आ जाता है। अच्छा, मैं समझी, कहने लगी थी और फनकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फनकारी तो है, दिखने में बड़ा, दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन टेस्ट देखिए, हर इक्विपमेंट का जब आप किचन में यूज़ करते हैं उसका उसका एक पर्पस है, उसका एक फ्लेवर है। अब चाइनीज़ है, उसकी जो वोक होते हैं वो थोड़े खुले और थोड़े ऊंचे साइज़ के होते हैं और पतले होते हैं। हाँ। तो उसमें जब आप कुकिंग करते हैं, आप घर में जो चाइनीज़ बनाते हैं उसका वो वाला कभी भी टेक्सचर या फ्लेवर नहीं आ सकता जो आपको रेस्टोरेंट में मिलता है। वो जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपके जो स्टोव और आपका जो जिसमें आप कुकिंग कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। अच्छा, लोग शायद इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। यहाँ पे ये हो गया अच्छा सा स्मोक, और अब जो है आप इसके अंदर ये अदरक लहसुन पहले जी, अदरक लहसुन आप डाल लें इसके अंदर, और पहले इसको एक दफा हल्का सा थोड़ा सा कर लें। कपड़े बचा के, कपड़े ही बचा रही हूँ। पता नहीं मेरे होस्ट के साथ ये ज्यादती कौन करता है, मैंने किसी चैनल पे नहीं देखा जो तुम मेरे साथ करती हो, ठीक है ना। और ये आपने जो सिस्टम शुरू किया, अब सारे शेफ कहते हैं उसके साथ खड़ी होती हैं, तो हमारे साथ भी खड़ी हो। मेहरबानी है आपकी बड़ी। चलेगा बात बस खाना पकाने का अंदाज प्लीज कोई चेक करे। हाँ जी, तो ये बस ऑलमोस्ट देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं ना थोड़ी थोड़ी देर बाद इधर इधर होती जाती हूँ, जुगन आप ही को इस तरफ करती जाती है। क्योंकि तुमने अपने खराब नहीं करने होते कपड़े में, मेरा बेड़ा गर्क कर देते हो। आप अच्छी लग रही है ना, इतनी दूर से यूं करती हुई कपड़े तुमने। मैंने नहीं कपड़े खराब करने भाई अपने। बाय द वे हमें एप्रन्स का इंतजाम करना पड़ेगा। ये देखें, ये अब हमें इसके दिखाएगा, तो इसके अंदर ये ऐड कर देते हैं कीमा, और कीमे को अच्छी तरीके से जो है अब करेंगे हम मिक्स। और अब मैं इस्तेमाल करूँगी दूसरे वाले स्पून का, और इसको आपने डालकर अच्छी तरीके से पहले इसकी भुनाई कर लेनी है।
जो प्याज है इसके अंदर प्रॉपर इनकॉपरेट हो जाएगा। फिर आपने इसके अंदर पानी डालना है तकरीबन 1.5 कप के करीब या 2 कप के करीब, और उसके बाद फिर आपने इसको जो है दम की आंच के ऊपर रख देना है तकरीबन आधे 1 घंटे के लिए। तो आपका जो है कीमा फ्राई, कबाब कीमा फ्राई जो है वो रेडी हो जाएगा। ऑसम। इस तरीके से तो हम फिर अब ब्रेक की तरफ जा रहे हैं जी। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, अच्छी खुराक की बात करें, हेल्थ की बात करें, तो बड़ी दफ़ा हम अच्छी खुराक लेना छोड़ देते हैं, कुछ चीज़ खाना छोड़ देते हैं क्योंकि रूमर फैल जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। ऐसे ऐसे रूमर्स हम सुने हैं कि जी तरबूज नहीं इस्तेमाल करें क्योंकि तरबूज के अंदर वो इंजेक्शन लगा देते हैं, तो उसमें रंग डाल देते हैं, तो लोगों ने तरबूज खाने छोड़ दिए। अब बात यह है कि चीज़ें कितनी ऑथेंटिक हैं, कितनी नहीं है, इस पर भी बात करेंगे। और एक बड़ा मेजर एलिमेंट जो आजकल लोग फेस कर रहे हैं, बेहोश हो जाते हैं, इज़ बेसिकली डिहाइड्रेशन। बिल्कुल। जिसमें पानी की कमी, इस पर बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। भाई ब्रेक से पहले तो हमने कुछ हांडी रोटी भी कर दी, और उससे पहले हमने बात की कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, वो 5 टिप्स आपके साथ शेयर की जिससे हम अपने आप को जिनसे अपने आप को बचाना है और अपने आप को इन चीज़ों को इम्प्रूव करके एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाना है। आज हमारा बेहतर होना वो एक सेपरेट बात है, लेकिन आगे जाके आपकी ओल्ड एज या जिसको हम बुजुर्गी का स्टेज या बुढ़ापे का स्टेज कहते हैं, वो अच्छे अंदाज में गुजरे। हमारे साथ आपकी मेरी हम सब की फेवरेट न्यूट्रिशन डाइटिशियन फूड टेक्नोलॉजिस्ट ज़ैनब गोंदल हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा ज़ैनब, आपने शो का बिगिनिंग का हिस्सा तो देखा ही है, बिल्कुल। उसके अंदर कोई एडिशन करना चाहोगी? अच्छा, हमने बहुत ऑफ कोर्स अच्छे चीज़ों को ऐड ऑन किया जिनकी लाइफ में अगर ज़रूरत पूरी हो जाए, जैसे नींद का पूरा होना, अपने आप को डिप्रेशन से कैसे निकालना है, लाइफ को सेटल कैसे करना है। अच्छी लेकिन एक खुराक बड़ी लेना। इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने मिस की। अभी पानी पी रही थी ना, हाँ, तो इस पानी को भी तो ऐड ऑन करना था उसमें, कि पानी के बगैर तो बिल्कुल हर सही, चीज़ बिल्कुल सही नामुकम्मल कह रही हो, है। बिल्कुल सही Yes. कह रही हो, क्योंकि एक्चुअली मैंने तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, अच्छी खुराक से मुराद ये था कि हमें पुअर डाइट। अच्छा एक बात भी हो, जब हम डाइट की बात करते हैं ना, खुराक की, तो उस खुराक में पीने की चीज़ें भी आती हैं। जैसे हमने शुरू में भी मैंने भी ये पॉइंट आउट किया कि फिजी ड्रिंक्स, हाँ। ज़्यादा चाय का इस्तेमाल, ज़्यादा कॉफ़ी का। सॉफ्ट ड्रिंक तो आपने नहीं लेनी, लेकिन चाय और कॉफ़ी भी अच्छी है, लेकिन एक मिकदार से ज़्यादा बुरी है। ऑफ कोर्स। आपने ये नोटिस किया है कि लाहौर का वेदर जो है एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यार अच्छा कराची खासा? में भी, मैं हाँ। रिसेंटली कराची थी, कराची अच्छा। का भी, पूरे पाकिस्तान में वेदर हाँ। चेंज कर गया। फ्लिप टोटल हो गया कि अच्छा खासा एक मज़े का मौसम, थोड़ा ठंडा चल रहा था और इतनी गर्मी। अब हमारी बॉडी जो है उसको आदत पड़ी हुई है हद 6 ग्लास 7 ग्लास पानी पीने की, और एकदम इतनी गर्मी आ गई है कि अब बॉडी के लिए ये ट्रांजिशन करना 6-7 ग्लास से 14-15 ग्लास पे जाना वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होना लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। और लोगों को लगता है कि शायद डिहाइड्रेशन मुझे तो हो ही नहीं सकती, और ये एक, मैं हमेशा बात करती हूँ, एक ऐसी बीमारी है जिसको ट्रीट सिर्फ आप खुद कर सकते हो, ना कोई मॉलेज, ना कोई डॉक्टर, ना कोई न्यूट्रिशनिस्ट, कोई कुछ नहीं कर सकता। आपने खुद अपनी डिहाइड्रेशन को ट्रीट करना है, और डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने का मतलब ये है कि आप पानी पियो, वो फ्रूट्स खाओ जिनमें पानी है, वो वेजिटेबल्स खाओ जिनमें पानी है, अपनी एक प्रॉपर डाइट जो है उसको ऐसा मेंटेन करो कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आ सको। अब हमें लगता है डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, मुंह सूखना। लोगों में मैंने इतनी एडवांसमेंट देखी है कि मुंह सूख रहा है, वो ये नहीं सोचेंगे कि डिहाइड्रेशन है, वो आगे से कहेंगे लगता है तुम्हें शुगर हो रही है जो तुम्हारा मुंह बहुत ज़्यादा सूख रहा है। ठीक है, एक सिम्टम डायबिटीज़ की है, लेकिन उससे पहले डिहाइड्रेशन को आप अपने जो है वो फोकस करो। बाल गिर रहे होते हैं, हम न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स मिनरल्स की तरफ जा रहे होते हैं, हम ये नहीं देख रहे डिहाइड्रेशन इज़ द मेजर कॉज। हम लेजीनेस की तरफ जाते हैं, हम लगता है बहुत लेजी हैं, पहली बात माइंड में आता है शायद आयरन की कमी है, विटामिन डी की कमी है। पहले डिहाइड्रेशन आप में हो रही है बॉडी में, तो आपकी बाकी सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। यार ज़ैनब, आप ये देखो कि लोगों को
टांगों में दर्द हो रही होती है, कड़ोल नहीं कहते जिसको Cramps पड़ पड़ रहे होते हैं, जाते हैं। क्रैम्प्स, हाँ पंजाबी में उसको कड़ोल कहते हैं ना, हाँ क्रैम्प्स पड़ रहे होते हैं, हाथ आपके स्टिफ हो रहे हैं, आपकी टांगों में पेन हो रही है, पानी नहीं पियेंगे। बिल्कुल, आपका ब्रेन जो है वो ऑलमोस्ट 90% पानी है, उसको फंक्शन करने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अगर पानी पूरे दिन में फॉर एग्जांपल 6 ग्लास पीते हो तो वो आपके मसल्स ने, आपके टिश्यूज़ ने और थोड़ा बहुत ब्रेन को मिला, काम ख़त्म हो गया। फॉगी ब्रेन भाई होना, अगर आप पानी नहीं पियेंगे, एक सिंपल सी बात है व्यूअर्स, फासिद मादे इस जिस्म से कैसे निकलते हैं? Exactly. जब हम बाथरूम जाते हैं या तो स्टूल पास करते हैं या यूरिन पास करते हैं, मुझे पता ज़रा ये गंदी बात है लेकिन कहने अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आप तभी कर सकते हैं अगर आपके अंदर पानी होगा तो। एग्जैक्टली क्योंकि फ्लो करने के लिए आप ये देखिए, आप किचन में कोई भी कुकिंग कर रहे हो, आप कोई सॉलिड चीज़ आटा रख दो, कुछ भी रख दो, वो कभी भी मिक्स नहीं होगा। आटे को आप 10 घंटे गूंदते रहें, वो आटा गूंदेगा नहीं जब तक उसमें पानी ऐड ऑन नहीं होगा। आपकी बॉडी के भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे ब्रेन की मैं बात करी तो फॉगी ब्रेन होना, इवन आपकी जो बातें आपको भूलना है वो भी डिहाइड्रेशन का बहुत बड़ा कॉज है। स्किन का ख़राब होना, हम लोग ऑलवेज भागते हैं ये महंगा प्रोडक्ट, ये महंगा प्रोडक्ट, आप लाखों लगा लें मुंह पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक आप पानी नहीं पियोगे। आपकी स्किन जो है उसकी तरफ ब्लड का फ्लो अच्छा नहीं होगा, आपकी स्किन कभी भी अच्छी नहीं होगी। यहाँ पे एक मज़े की बात बताऊँ, मेरी ना एक कज़न है कोई 8-9 ईयर्स की, वो मेरे घर रहने आई मेरे पास। अब पता नहीं उसने क्या नोटिस किया, बच्चे शायद ज़्यादा नोटिस करते हैं, उसने अपनी माँ को जाके कहा कि मामा मैं हफ्ता ज़ैनब आपी के साथ रह कर आई हूँ, वो कुछ नहीं करती, कोई स्किन केयर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ मैं बताऊँ वो पानी ज़्यादा पीती हैं इसलिए उनकी स्किन हेल्दी है। बात सही कह रही है। मैंने कहा कि यार तुमने इतना नोटिस किया कि अगर एक बच्ची को ये बात समझ आ सकती है तो ग्रोन अप्स को क्यों नहीं आ सकती? देखो ज़ैनब, हम सब क्योंकि अपनी अपनी ज़िंदगियों में बड़े मसरूफ़ हैं। हाँ। एक चीज़ तो मैंने भी ऑब्ज़र्व किया है, अबाउट अ ईयर अगो मैं मेरा वेट क्योंकि काफ़ी कम हो गया था, तो मैं गई डॉक्टर आमना राज के पास जो स्किन की बहुत एक्सपर्ट हैं। तो मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा, और हमारे प्रोग्राम पे भी आती हैं, मैंने कहा आमो यार, क्योंकि मेरी दोस्त भी हैं तो इतना साथ काम की वजह से, तो मैंने कहा आमना मुझे एक बात बताओ, फिलर्स करा लूँ? मैंने कहा मुंह ना मेरा बड़ा वो मुझे लग रहा है जैसे अजीब सा हो गया। तो कहती अच्छा ठीक है, पहले मुझे एक बात बताओ, ये चीज़ें नींद पूरी हो रही है वो, फिर कहती पानी कितना पी रही हो? मैंने कहा क्यों? कहती उसने मेरे मुंह को ऐसे पकड़ा और ऐसे किया, कहती तुम्हारी स्किन इतनी डिहाइड्रेटेड है कि 90% तुम्हारी प्रॉब्लम इसकी वजह से। बिल्कुल। कहाँ मैं साल पहले फिलर का कहने के लिए गई और कहाँ 1 साल के बाद सिर्फ एक चीज़ मैंने चेंज किया। आपने नोटिस किया पहले मैं प्रोग्राम में पानी पड़ा होता था साइड पे, मैं पीती नहीं थी। बिल्कुल। उसने ये समझाया कि पानी पीने का भी एक तरीका है। यस। ये नहीं है कि आपने सुबह जो है वो 2 ग्लास पानी पी लिए, फिर खाने के टाइम पे 2 कप, लंच पे खा लिए, फिर डिनर पे खा लिया और बात ख़त्म हो गई। आपने सारा दिन पानी पीना है। बिल्कुल, बॉडी की रिक्वायरमेंट है ये। आपने देखा है लोगों में सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है गर्मियों में, उसका रीज़न भी डिहाइड्रेशन ही होता है। और डिहाइड्रेशन का पहला सिंपल सा टेस्ट आप जो घर बैठे कर सकते हो, अपनी हाथ को सीधा करें और अपने थंब और इंडेक्स फिंगर से इसको पकड़े, और अगर ये फ़ौरन चली जाए वापस तो इसका मतलब है यू आर नॉट डिहाइड्रेटेड। हाँ, ये देखो ना। लेकिन अगर वो स्लो जा रही है, स्टेडी जा रही तो है, पकड़ा ही नहीं जा रहा ना कुछ। स्पीड से गई है, डिहाइड्रेशन नहीं है। अगर आपकी वो बहुत स्लो जाए तो उसमें प्रॉब्लम आना और वो शुरू हो जाती है। ऐसे करके जैसे कोई चीज़, बिल्कुल, हाँ। बड़ी स्लो जाती है, वो आपकी डिहाइड्रेशन है। आपकी बॉडी में एक फ्लो ब्लड का होना, आपके न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, अब मज़े की बात ये है, आपने मल्टीविटामिन्स लिए, आपने विटामिन सी का ले लिया, डी का ले लिया, बायोटिन भी खा लिया, नेल स्किन हेयर अच्छा करने का सब कुछ खा लिया, पानी नहीं पिया तो वो न्यूट्रिएंट्स बॉडी तक फ्लो कैसे करेंगे? आपने खाना तो खा लिया कि अच्छा मैं ये खा लेता हूँ, ये खा लेता हूँ, खाना खाया, खाने ने ब्रेक डाउन होकर डिवीजन कैसे होनी है? और जो 2 ग्लास इकट्ठा पानी पीने वाली बात आप कर रही हैं, उसका सबसे बड़ा नुकसान जो मैं लोगों को समझाना चाहूँगी यहाँ पे, वो ये है कि देखिए, आपने किसी भी खाने को ले ले, आप उसके ऊपर 2 ग्लास इकट्ठा पानी डालें, वो एक कुछ और अजीब सी चीज़ ही बन जाएगी। लेकिन आप अगर उसको स्लो एंड स्टेडी पानी देते रहोगे, किसी प्लांट की एग्जाम्पल ले लेते हैं, पौधा है, आप उसको इकट्ठा पानी डाल दोगे तो वो बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा, वो कम एब्जॉर्ब करेगा बल्कि रिपेल ज़्यादा करना शुरू कर देगा। और अगर आप उसको थोड़ा थोड़ा करके पानी दो, या किसी ऐसी बॉटल को उसमें इंसर्ट कर दो जो थोड़ा थोड़ा पानी उसमें जाता रहे, या आप थोड़ा सुबह दे दो, थोड़ा शाम में दे दो, तो प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा, फ्रूट उस पर अच्छा ग्रो होगा।
सेम इज़ द केस आपकी बॉडी के साथ है। अगर आप 2-2 ग्लास करके पानी पियोगे तो मैक्सिमम पानी जो है वो बॉडी से एज इट इज़ फ्लश आउट हो जाएगा, क्योंकि बॉडी को लगेगा शायद कुछ एक्सेसिव आ रहा है। और अगर आप कम पानी पियोगे तो बॉडी को लगेगा शायद हम ड्राउट की पोजीशन में जा रहे हैं। आप एक टाइम पे आधे से 1 ग्लास एक टाइम पे इकट्ठा कंज्यूम करें। और समर्स है जैसे, तो सिर्फ आगे और गर्मी बढ़ती जाएगी, दिन ब दिन हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उसमें पानी में कुछ एडिशंस जो हैं वो छोटी छोटी हमें करनी पड़ेंगी और करनी चाहिए भी। जिसमें पहली और बहुत अच्छी एग्जांपल हमारे पास ORS की आती है। ORS बाहर से पैकेट वाला नहीं खरीदना तो ना खरीदे, घर पे बना लें। कैसे? एक जग ले लें, उसमें 4 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक डालें, आपका ORS रेडी है। आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं बॉडी के, आपके जितना भी आप समझो। बट एक सेकेंड, आप एक तरफ कहते हो कि चीनी का इस्तेमाल नहीं करना, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि चीनी का इस्तेमाल ORS की फॉर्म में इसलिए भी दे रही हूँ क्योंकि अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन की तरफ इतना ज़्यादा जा रही है और आपके जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो सारे तो फ्लश आउट हो ही नहीं रहे, बॉडी के अंदर ही रह रहे हैं, और आपका जो नर्वस सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा, तो उसको अगर आप शुगर की सप्लाई दे के काम करा लो तो दैट इज़ बेटर। शुगर ऑफ कोर्स एक स्लो पॉइजन है, बुरा है, लेकिन आप अगर कुछ पानी ही नहीं पी रहे, ठीक है, उसको हम ऑल्टरनेट्स ORS की जगह, मैं सिंपल बताती हूँ, नमकीन स्कंजवी बना लीजिए, आप जूसेस बना लें, हमारे पास नमकीन वेजिटेबल्स, स्कंजवी बना लें, उसमें 1 चम्मच शहद डाल लें। शहद डाल जैसे कल मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, मुझे ना दर्द हो रही थी, तो मैंने वैसे ही डॉक्टर से पूछा कि क्या, उन्होंने कहा तुम्हें जो पोटेशियम की कमी हो रही है, कुछ मैंने कहा मैं पानी पी रही हूँ। हाँ। एक और रीज़न कड़ुल पड़ने का ये होता है कि आपको पोटेशियम पोटेशियम यानी कि deficiency। आलू या केला, हाँ बिल्कुल। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक केले को 2-3, मेरे पास कुछ फ्रोज़न में बेरीज पड़ी हुई थी, होता है ना, मिल जाती हैं आजकल मार्केट, तो मैंने वो 2-4 उसमें थोड़ी थोड़ी बेरीज डाली, केला डाला, उसमें मिल्क डाला और उसमें थोड़ा सा शहद डाल दिया, क्योंकि वो मुझे उसका टेस्ट नहीं, और वो इतने मुझे मज़े केले की के टेस्ट से smoothie। कुछ होता है, मैंने थोड़ा हनी डाल के उसको ब्लेंड करके पी लिया 1 ग्लास। हाँ, आपका पोटेशियम लेवल भी पूरा हो गया और आपको उसके बाद से वो इश्यूज जो आ रहे थे वो भी नहीं आए होंगे। सो हमने अपनी डिहाइड्रेशन को मैनेज करना है, और अब स्पेशली व्यूअर्स ये बात, जो 5 पॉइंट्स, फिजिकल एक्टिविटी, नींद, स्मोकिंग, पुअर डाइट, क्रॉनिक स्ट्रेस एंड डिप्रेशन तो हो गई बात, इसमें एडिशन आ गई डिहाइड्रेशन की। अब हमने बात की थी बेरीज की, स्ट्रॉबेरी के बारे में मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहूँगी ब्रेक के बाद। एक तो क्या ये एक अच्छी चीज़ है यूज़ करने को, और दूसरी बात, कुछ बड़े अजीब सी खबरें सुनने को आ रही हैं स्ट्रॉबेरी के बारे में, तो क्या ये सच है, ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ज़ैनब गोंदल हमारे साथ हैं, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, फूड टेक्नोलॉजिस्ट। डिहाइड्रेशन की तो बात की, यानी कि जिस्म में पानी की कमी की, और इस चीज़ का हमने इस्टेब्लिश कर लिया कि ज़रूरी है कि आजकल, बल्कि पूरा साल, पानी का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए। और आजकल इसलिए क्योंकि बहुत से लोग बेहोश भी हो रहे हैं डिहाइड्रेशन की वजह से, और पेन में भी है। अब मैं बात करना चाहूँगी ज़ैनब, बल्कि आपसे ये जानना चाहूँगी कि स्ट्रॉबेरी के कलर के बारे में और स्ट्रॉबेरी ना इस्तेमाल करने के बारे में बहुत सी अजीबोगरीब वीडियोस, रील्स और बातें आजकल पाकिस्तान में आम हुई हैं, मुझे इसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैं इस चीज़ पे बात करना चाहूँगी कि हमारे मुल्क की मुझे जो एक बुरी चीज़ लगती है वो ये है कि एक बंदा जो कंटेंट वायरल कर लेता है, सभी उसके पीछे लग जाते हैं कि मैं भी ये कंटेंट बनाऊंगा तो मेरे भी बहुत सारे मिलियंस में व्यूज़ आएंगे और मेरा भी चल जाएगा कंटेंट। अब स्ट्रॉबेरीज़ की अगर हम बात कर रहे हैं तो दिस इज़ द ओनली बेरी जो पाकिस्तान में अवेलेबल है, और अगर बेरीज़ के सिर्फ फ़ायदों की बात करूं, कैंसर से आपको बचाने में काम आती है, आपकी बॉडी में विटामिन सी का इनरिच सोर्स है, एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी बॉडी में जितने फाइब्रॉइड्स बन जाते हैं बहुत सारी औरतों में, PCOS का ट्रीटमेंट बेहतरीन, उसको ट्रीट करने के लिए हम बेरीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी सारी बेरीज़ ऑलरेडी इतनी एक्सपेंसिव मिल रही होती हैं कि पाकिस्तान में उसको अफोर्ड कर पाना, खा पाना बहुत ही मुश्किल है। स्ट्रॉबेरी एक वाहिद एक बेरी है जो मिल रही है, हम उसको इस्तेमाल कर रहे थे और अपने बचपन से हम देखते आ रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, स्किन पे खाने लगाने दोनों में हम इसको देख रहे थे, बहुत अच्छा है। अब वीडियो जो वायरल हुई है वो ये है कि जी ये इसके अंदर ऐसी चीज़ें डाली जा रही हैं जो हमें कैंसर कॉज कर रही हैं, या ये सड़क पे इस तरह से मिल रही है कि इसमें ऐसे केमिकल्स एडेड हैं कि ये अच्छी लग सके, चमक सके। मेरा एक सवाल है, क्या हम रोड साइड जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ख़रीदते हैं क्या उनका सेम ट्रीटमेंट नहीं हो रहा होता? बिल्कुल हो रहा होता है।
अगर आप इसी पे बात करें तो उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता, फिर तो हमें कोई भी फ्रूट और वेजिटेबल नहीं खाना चाहिए। तरबूज के बारे में जो इन्होंने किया, Exactly. पूरा 4-5 साल लोगों ने तरबूज ही नहीं इस्तेमाल किया कि उसके अंदर इंजेक्शन लगाते हैं तो उसमें पता नहीं क्या डाल देते हैं तो उसको ऐसे कर देते हैं वैसे कर देते हैं। ऑनेस्टली मुझे लगता है इट्स अ प्रोपेगेंडा जो हम हर साल एक फ्रूट पे लेकर आते हैं और उससे अपने आप को वायरल करने की कोशिश करते हैं कि शायद हम इसी बहाने फेमस हो जाएं। भाई प्लीज़, बहनें मेरी और भाई जो भी कंटेंट इस पे बनाते हैं एटलीस्ट अपनी रिसर्च पूरी करें। रिसर्च करिए बगैर कोई कंटेंट क्रिएट मत किया करें। आपकी एक वीडियो बहुत सारे लोगों की लाइफ के साथ रिलेटेड होती है। और बात यह है कि देखें व्यूअर्स, वैसे ही लोग बड़ी कम चीज़ें अफोर्ड कर पाते हैं आजकल के ज़माने में फाइनेंशियली। स्ट्रॉबेरी जब सीज़न में पीक में होती है आजकल पाकिस्तान में तो कम से कम अफोर्डेबल होती है। बिल्कुल। आपने वो भी चीज़ बाहर निकाल दी। अब देखिए ब्लूबेरी तो बड़ी महंगी है, नहीं जी ब्लूबेरी तो आप लेते हैं तो वो आपको 1500 से लेके 3000 रुपए की मिलती है, डिपेंड करती है किधर से आप जाके खरीदें। और फायदे उसके, ब्लैकबेरी देखें, रेसबेरी देखें, तो देखिए ये महंगी चीज़ें। अब बेरीज की बात करें तो फालसा हो गया, अपना मलबेरी हो गया, शहतूत हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ये चीज़ें हमारे मुल्क में मिलती हैं, अवेलेबल हैं। आंवला होता है, आंवला होता है। हम कोई ना कोई नई कहानी फिट करते हैं। अच्छा, स्ट्रॉबेरी पे ठीक है, आपके एक माइंड में बात बैठ गई है कि अच्छा इसमें ये इशू है, उसका ट्रीटमेंट भी तो है। तो ट्रीटमेंट मैं बता देती हूँ, आप उसको करें। और प्लीज़ 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 खुद भी स्ट्रॉबेरी खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, अपने घर में जो बड़े हैं उनको खिलाएं। आपकी इम्यूनिटी का बूस्ट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें विटामिन सी है जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और इम्यूनिटी बूस्ट होने से आप बहुत सारी बीमारियों से बचते हैं, जिसमें सबसे बड़ा कॉज ही कैंसर है। अब जो वीडियो वायरल हुई उसमें ये था कि ये कैंसर कॉजिंग है, हालांकि स्ट्रॉबेरी तो कैंसर से बचा रही है। आप कोई सा भी फ्रूट लेके आए, स्पेसिफिकली स्ट्रॉबेरी, आप एक बड़ा बोल ले लें, उसके अंदर पानी डालें, उसके अंदर स्ट्रॉबेरी को डिप करें और उसके अंदर थोड़ा सा सिरका जो है आपका उसको डाल के ऊपर से ढक दें। इसको 3 से 4 घंटे पड़ा रहने दें, पानी को बहा दें और उसके ऊपर से फिर पानी डाल के उसको फिर डाल लें। अब मज़े की बात ये, जो वीडियो वायरल हुई है वो मैंने देखी है, उसमें उन्होंने बात करने के बाद उसकी क्लैरिफिकेशन भी यही दी है कि आप उसको इस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हो, इस तरह से वॉश आउट कर सकते हो। तो हम तो ये बात मैं पिछले को तकरीबन 7-8 साल से कर रही हूँ कि कोई भी फ्रूट है, वेजिटेबल है, उस पर वैक्स लगी हुई होती है, चाहे वो सेब है, कोई भी आप ले आओ, पपाया ले आओ, उसकी स्किन के ऊपर वो लोग लगा देते हैं। आप घर लाओ, सेब का सिरका ले लें, दूसरा सिरका ले लें, उसमें पानी के साथ डिप करके आप उस फ्रूट को रखो 3 से 4 घंटे के लिए, उसके बाद वॉश ऑफ करें और उसको इस्तेमाल करें। ऐसा कोई केमिकल नहीं है जिसको आप वॉश आउट नहीं कर सकते हो, आप करो, आपके जो मैंगोज हैं, पपायाज हैं, हर चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। क्योंकि स्ट्रॉबेरी तो देखिए खाने में अच्छी, लगाने में अच्छी। आजकल आप देखिए स्ट्रॉबेरी स्क्रब इतना अच्छा है आपके फेस, आपके नेक के लिए, आपकी फुल बॉडी के लिए, 1000 चीज़। और ये आप नेचुरली घर में बना सकते हैं। हमने कितनी दफ़ा आपके साथ व्यूअर्स टिप्स शेयर की हैं। सो बात बड़ी सिंपल है। देखें, कोई भी इंसान ऐसी चीज़ अगर फलों के साथ या वटेवर करता है, बड़ी नेगेटिव बात है। बिल्कुल। लेकिन मार्केट में कैसे आम एक जहरीली चीज़ बिक सकती है और कोई उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस भी नहीं है, हो नहीं सकता। That's not possible. और डर के मारे तो फिर तो आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं खाएंगे। तो मुझे स्ट्रॉबेरी के बेनिफिट ज़रा शेयर करें। स्ट्रॉबेरी का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि इसमें विटामिन सी जो है वो हमारी डेली रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा होता है, जिसका मतलब ये है कि आपने अपनी इम्यूनिटी को, अब विटामिन सी को, इम्यूनिटी को लोगों को कोविड में इतना समझाया, और मैं फिर हैरान हूँ कि ये 3-4 साल के अंदर हम फिर भूल गए हैं कि इम्यूनिटी बूस्टर्स क्या हैं, हमने अपनी बॉडी को कैसे इम्यून बनाना है, कैसे बीमारियों से फाइट करना है। तो प्लीज़ थोड़ा सा उसको रिफ़्रेश करें अपने माइंड को और ये समझें कि विटामिन सी रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी की, आपकी गट की, आपकी इंटेस्टाइन की, आपके कॉलन की। उसको ज़रूरत है प्रिवेंट करने के लिए, टॉक्सिन्स जितने स्टोर हो जाते हैं उसको बॉडी से फ्लश आउट करने के लिए स्ट्रॉबेरी का खाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि विटामिन सी अच्छा दे रही है। और अगर बच्चे नहीं खा रहे, आपको लग रहा है कि जिसमें कोई ऐसा इशू आ रहा है, आपने वॉश ऑफ किया, उसके बाद आप उसको फिर पैट ड्राई करें और फिर दोबारा से उसको वॉश कर लें, 3-4 बार ऊपर से वॉश कर लें, और उसके बाद बच्चों को इसको दही में मिक्स करके इसकी जो है वो आप स्मूदीज़ बना कर दें। बच्चों को आप जब स्ट्रॉबेरी खिलाओगे तो उनको खुद ही ऑटोमेटिकली एक जो है वो ब्रेन डेवलपमेंट, बॉडी बूस्ट होना, इम्यूनिटी बूस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। और उसके साथ साथ स्ट्रॉबेरी का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, इसके जो बीज होते हैं वो जो ऊपर होते हैं वो जाके आपकी इसको इंटेस्टाइन को क्लेंस कर रहे होते हैं, बल्कि जितना उसको वो साफ़ कर देते हैं, मैं कहती हूँ कि बॉडी की एक
सफाई सुथराई जो है वो स्ट्रॉबेरी कर देती है। तो वाई नॉट, आप स्ट्रॉबेरी क्यों ना खाएं। अब वाटरमेलन की जैसे बात है, एक इंजेक्शन लग रहा है, आप उसमें वाटरमेलन में बात कर रहे हो, क्या ये आपकी अकल जो है वो इस बात की इजाज़त देती है कि आपने एक इतना बड़ा वाटरमेलन और उसकी इतनी मोटी तय के अंदर जाके आप उसको इंजेक्शन लगाओ और वह बाहर लीक आउट भी ना हो, और जब आप घर लाओ आप उसको वॉश करके देख लो, जहाँ पे सुराख होता है हम अक्सर यही कहते हैं ना कि पानी वहाँ से बबल्स बनाता है किसी भी ऐसी हॉलो चीज़ में, तो आप वाटरमेलन के ऊपर ये करके एक्सपेरिमेंट देख लो, अगर आपके वाटरमेलन से ठीक है ऐसे निकलता है तो आप उसको रिप्लेस कर लो। और वाटरमेलन नेचुरली भी तो रेड होता है, ज़रूरी तो नहीं कि उसको कलर ही दिया जाएगा। ठीक है, मैं मानती हूँ कि बहुत सारे पेस्टिसाइड्स और ऐसी चीज़ें हम देते हैं कि उनकी ग्रोथ हो सके, जल्दी ब्रीडिंग हो सके, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी स्ट्रॉबेरी की ब्रीड जिस पे ये बात की गई है वो ब्रीड ही बाहर के कहीं से मुल्क से लाके लगाई ये गई हो। वही वाली बात है, याद है एक ज़माने में लोगों ने फुलबेरी के डर से मछली खानी छोड़ दी। हाँ जी, वो एक किस्म की मछली है जो पाकिस्तान के दूर दूर तक कहीं नहीं अवेलेबल। उस मछली के साथ अगर दूध की कोई चीज़ खाए तो पता नहीं मिलियंस में से किसी एक बंदे में चांस होता है कि फुलबेरी हो जाए। मतलब इतनी तीजे मोहल्ले की बात जो है वो हम कनेक्ट कर लेते हैं। व्यूअर्स देखें, सोशल मीडिया अपनी जगह भी, कुछ 2 दिन पहले मैं यही बात कर रही थी, कल बल्कि ये बात कर रही थी कि शेफ़ तैयबा थी साथ, तो मैंने कहा व्यूअर्स प्लीज़ जब रेसिपी भी कोई फॉलो करते हैं यूट्यूब पे जाके तो देख तो लें कि जो बंदा आपको रेसिपी के बारे में बता रहा है उसको आता भी है खाना बनाना कि नहीं। बिल्कुल। सो अल्टीमेटली व्यूअर्स, तशखीस, जस्ट बिकॉज सोशल मीडिया पे कोई चीज़ अवेलेबल है, आप सोशल मीडिया को या इस दुनिया को एक बेलगाम घोड़े की तरह देखें जिसका कोई कंट्रोल नहीं है, कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है, जिसका जो दिल में आता है वो ऑनलाइन लगा देता है, कह देता है, कर देता है। तशखीस के बगैर और ऑथेंटिक, जिस तरह हम मुस्तनिद डॉक्टर के पास जाते हैं उसी तरह मुस्तनिद व्लॉगर्स एंड ब्लॉगर्स की बात सुने तो समझ आती है। सिर्फ उन लोगों की नहीं जो वायरल बनना चाहते हैं। बिल्कुल। आपका पैगाम व्यूअर्स के लिए जान। सिंपल यही कहूँगी कि जो खा रहे हो उसको एक्टिवली और माइंडफुली खाओ ताकि आपके बॉडी के ऑर्गन्स को पता हो कि आप क्या खा रहे हो। आप अगर टीवी वॉच करते हुए, कुछ और करते हुए कोई काम करते भी हो तो वो आपको बॉडी को पता ही नहीं चलता कि आपने क्या किया। अच्छा खाएं, अच्छा पिएं और प्लीज़ लोगों की बातों में आने की बजाय खुद रिसर्च करें। लिटरली मिलियंस ऑफ रिसर्च पेपर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, और कोशिश करें कि जो रिसर्च आपकी बॉडी टाइप से मैच करती हो उस पर रिस्पॉन्ड करें, बजाय इसके कि गोरों की बॉडी में, उनके लाइफस्टाइल में और हमारे लाइफस्टाइल में बहुत फ़र्क है, कि आप उस रिसर्च को फॉलो करना शुरू करें। थैंक यू सो मच ज़ैनब। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, व्यूअर्स जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आज आपको मुल्तान की सैर कराएंगे। वैसे तो हमारा पूरा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है और इसीलिए मॉर्निंग एट होम में हमारी कोशिश होती है हर कुछ दिनों के बाद, कुछ वीक्स के बाद हम किसी एक शहर की बात करते हैं पाकिस्तान की। सो आप भी अगर चाहते हैं कि आपका शहर हम कवर करें तो हमारे साथ ज़रूर फीडबैक शेयर कीजिएगा और हम कोशिश करेंगे कि उस शहर की भी बात करें। तो आइए ब्रेक के बाद मुल्तान की सैर करते हैं। जी हाँ व्यूअर्स, बात करेंगे हम आज हिस्ट्री, बल्कि मुल्तान की, नॉट जस्ट हिस्ट्री, बिकॉज हिस्ट्री तो अपनी जगह बड़ी इंटरेस्टिंग होती है व्यूअर्स किसी भी जगह की, लेकिन वहाँ पे किस किस्म की पर्सनैलिटीज़ रहीं, किस किस्म की ज़ौक़ात खाई जाती है, हमारे जो पाकिस्तानी अवाम है और बल्कि इंटरनेशनली भी लोगों के लिए क्या क्या अपील है मुल्तान में, और ऑफ कोर्स क्या वहाँ पे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। यही बात ब्रेक में अभी मैं कर रही थी हमारे बहुत ही जो ब्रिलियंट गेस्ट्स हैं, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे, कि लोग जब भी सोचते हैं पाकिस्तान में किसी बड़े शहर में जाएंगे या वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे या रहेंगे तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की बात होती है, जबकि पूरा पाकिस्तान इतना रिच है और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि अगर हम कुरेदना शुरू करें तो अपनी ज़िंदगियों में कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। सो आइए मुलाकात करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ दी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, इनका तो चेहरा देख के ही आप पहचान जाएंगे व्यूअर्स, एंकर भी हैं, राइटर भी हैं, बेहतरीन कॉलमिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, आमिर शहजाद सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छे लग रहे हैं सर, स्पेशली जो आपने एक मुल्तानी टच भी दिया है। देन ऑफ कोर्स वी हैव विद अस अनदर ब्रिलियंट पर्सनैलिटी,
बड़े बाप के बड़े बेटे, एक बेहतरीन सिविल सर्वेंट है, डायरेक्टर जनरल हैं इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के, और पैदाइश है इनकी मुल्तान की ही। आसिफ अली फ़ारूक हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ। बहुत शुक्रिया। Then we have with us a brilliant writer and a poet, Dr. मोहम्मद कलीम साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। एंड हमारे साथ अब एक ऑथर भी हैं, एग्रीकल्चरिस्ट भी हैं, वर्ल्ड ट्रैवलर भी हैं माशाल्लाह। मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा दुनिया तो घूम ही चुके हैं, बल्कि शायद उससे भी कई गुना ज़्यादा। करंटली आप होस्ट करते हैं अपना प्रोग्राम एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड रेडियो पाकिस्तान से, मुल्तान सेंटर से। हमारे साथ हैं मलिक जहाँज़ेब धराला साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर लास्ट नेम सही बोला है कि गलत? जी धराला आपने सही धराला। बोला। जी आपने सही बोला। सो वेलकम करना चाहूँगी आप सबको। Thanks. सर शुरू करना चाहूँगी अलबत्ता आमिर साहब आपसे, अगर हम मुल्तान की कुछ हिस्ट्री और वहाँ की कुछ जगहों की बात करें। जी सर। सबसे पहले आपका शुक्रिया, और एक ऐसे शहर की बात कर रहे हैं जो तारीख़ों से, तहज़ीबों से, रिवायतों से मुरस्सा एक शहर है, अमानतदार है इन सारी चीज़ों का। अच्छा, तारीख़ भी कोई 1000-1500 साल की नहीं, 5000 साल की लाइव तारीख़ मुल्तान, मगर बाज़ जगहों पर 7000 साल और इससे ज़्यादा भी इसकी शहादतें मिलती हैं। अपनी तारीख़ी, सकाफ़ती, तहज़ीबी और तमद्दन की अज़मतों के लिहाज से मुल्तान कम से कम 5000 साल से ज़िंदा रिवायात का एक शहर है मुल्तान, जिसने तहज़ीबियों को वो अदवार देखे हैं जिनमें अगर परहलाद मंदिर की हम बात करते हैं और आज हम बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तो ये सारे ज़िंदा तारीख़ का शहर है मुल्तान। अपना सफ़र इसने इस तरह तय किया है कि एक एक वर्क जो है, एक एक दौर जो है वो औराक पे नक्श है, और नक्श भी वो कि जब भी जहाँ भी किसी भी बड़े तहकीकदान ने, किसी महक़िक़ ने मुल्तान को छानना चाहे तो मुल्तान उनके सामने रोज़े अयां की तरह रोशन होता है। बिल्कुल। हमारे साथ यहाँ एक मेहमान बैठे हैं मेरे बिल्कुल साथ, जनाब आसिफ अली फ़ारूक साहब। आपने आगाज़ में कहा बड़े बाप का बड़ा बेटा, इनके वालिद मोहतरम डॉक्टर असलम अंसारी साहब, उनकी जो अभी इस जहान से रुखसत हुए हैं, उनकी जो लास्ट किताब थी मुल्तान के हवाले से, जिसे उन्होंने मुल्तान को एक सल्तनत करार दिया था, उसमें उन्होंने कहा कि मुल्तान एक शहर नहीं है, एक तहज़ीब के लिहाज से एक सल्तनत है। जायज़ है बात, और है, तिलिस्मात 100% correct। तिलिस्मात का बहुत बड़ा हवाला है उसके अंदर, ऐसी तहकीक कि मैं यहाँ अगर बयान करने बैठूँ तो आपका वक्त जो है कम पड़ जाएगा। सोने का शहर, बाहर से जब भी कोई आया है मुल्तान के ऊपर हमला करने, वो मुल्तान की तहज़ीब भी लूट, कहीं की तहज़ीब भी कोई लूट सकता है। लूटते थे वहाँ का सोना जो टनों के लिहाज से होता था, क्योंकि वो हिंदू मज़हब का शहर था। होली इसी शहर से निकली है, जो पूरी दुनिया में ये रंग फेंके जाते हैं वो इसी शहर से निकली हुई है होली, और यहीं चढ़ावे चढ़ते थे सोने के, और बैतुल ज़हब इसको कहा जाता था अरबी में, जिसका मतलब है सोने का शहर। और इस शहर को लूटने के लिए बड़ी दुनिया आई, मगर इस शहर ने कभी भी अपने आप को पहली बार किसी लूटने वाले के सामने पेश नहीं किया। ये भी उसकी अज़मतों में से एक अज़मत है। बाकी तहज़ीबों का शहर है, रिवायतों का शहर है, और तहज़ीब भी वो, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आप अगर दमिश्क की तहज़ीब की बात करते हैं तो 3500 साल, मुल्तान 5 से 8000 साल तक किताबों में शहादतें मिलती हैं, मगर हाँ, मगर अल-बैरूनी कहते हैं कि मुल्तान जो है वो 2 लाख साल पुराना शहर है। और एक और किताब कहती है कि पता नहीं कि मुल्तान कब आबाद हुआ था। ये है मुल्तान का आगाज़। वाओ, ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन सर, थैंक यू। आफ्टर ऑल फिर जब राइटर्स और हमारे साथ इतनी ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ होती है तो फिर बातें हैं। सर ऑफ कोर्स यू आर अ सीनियर एंकर पर्सन, तो बात तो बनती है। जी आसिफ साहब जी, एक तो आपकी फैमिली हिस्ट्री भी, देन ऑफ कोर्स आई एम श्योर अब्बू के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन भी बड़ी मिली, तो आप हमें मुल्तान के बारे में क्या बताएंगे और अपनी अफिलिएशन भी उसके साथ? जी जी, मेरी मतलब पूरी जो परवरिश है और तालीम है मुल्तान से ही है। अपनी तालीम मुकम्मल करके बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से, उसके बाद फिर मैंने CSS किया और सिविल सर्विस में आया। उसके बाद ज़ाहिर है सिविल सर्विस में होते हुए अपने शहर में कुछ अरसा मेरी पोस्टिंग भी रही, लेकिन ज़्यादा जो है बाहर पोस्टिंग्स रहीं, क्योंकि आप फिर एक ऐसे एग्जेक्टिव सिस्टम का हिस्सा होते हैं जो मुल्क के लिए, सूबों के लिए और पॉलिसी मेकिंग के लिए जो है काम करता है। लेकिन मुल्तान वो शहर है जिसने मुझे बनाया। मुल्तान वो शहर है जहाँ मैंने बहुत अच्छे असातिज़ा से पढ़ा,
सरकारी तालीमी इदारों से पढ़ा, लेकिन ये वो दौर था जब सरकारी तालीमी इदारे अपनी एक पहचान रखते थे, अपनी क्वालिटी उनकी जो है वो किसी से कम नहीं थी, और बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ थी मुल्तान में, आज भी हैं। वालिद साहब के साथ बहुत सारी तकरीबात में, मुशायरों में शिरकत का मौका मिला। तो अब आज जब मैं सोचता हूँ, याद करता हूँ, तो मुझे ख्याल आता है कि मुल्तान तो एक बहुत रिच शहर था, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़, बड़े ब्रेन्स थे वहाँ, स्कॉलर्स थे, शायर, अदीब, तख्लीक़कार, लिखने वाले, बोलने वाले, और मुल्तान शहर को बनाने वाले, क्योंकि यही वो लोग होते हैं जो किसी शहर की रूह होते हैं। तो इंस्पिरेशन शुरू से ही सबसे मिली, एक्सीलेंस का शौक़ पैदा हुआ कि जो भी शुबा है जिसमें जाना है उसमें एक्सेल करना है, कुछ करके दिखाना है, कोई असल काम करना है, सब्सटेंशियल काम करना है। ये सारे उन लोगों से मुझे इंस्पिरेशन मिली जो उस वक्त मुल्तान में थे जब मैं बड़ा हो रहा था। किताबों का शहर था, वहाँ हमने हर किस्म की किताब हमें अवेलेबल थी, और किताबों का शौक़ जो है वालिद साहब से ख़ास तौर पर, क्योंकि घर में माहौल था, किताबें और इल्म की बातें और अदब की बातें, तो ये सब सुनकर पढ़कर जब आपका जहन तश्कील पा रहा होता है, तो उसके बाद फिर आप एक मुख्तलिफ़ तरीके से सोच रहे होते हैं, फिर आप चीज़ों को गहराई में जा रहे होते हैं, फिर आप चीज़ों को सतही तौर पे नहीं देख रहे होते, आप चीज़ों की असल जो है रूह समझना चाह रहे होते हैं, और फिर जब आप फ़ैसला साजी में आते हैं तो फिर आप उसमें क्वालिटी देने के काबिल होते हैं। तो यही कोशिश रही है कि अपने शहर को रिप्रेजेंट भी कर रहा हूँ मैं, और अपने इस मुल्क की खिदमत के लिए भी कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह ताला आगे मज़ीद भी तौफीक दें। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जब हम बात करते हैं मुल्तान की अदब की या लिटरेरी बैकग्राउंड की, तो आप हमारे साथ क्या शेयर करेंगे? मैं तो जब से क्योंकि मेरी भी सारी, जिसे सराइकी में कहते हैं ना, जमपल मुल्तान की है, तो सारे जैसे डॉक्टर साहब आसिफ साहब कह रहे थे कि उसी शहर में परवान चढ़े। हमने तो शुरू से वहाँ देखा, मुल्तान आर्ट फोरम के नाम से एक इदारा था जिसमें अदीब इकट्ठे होते थे, फिर अकादमी अदब भी वहाँ एक प्रोग्राम कराता था, फिर अदबी बैठक के नाम से वहाँ एक बैठक हुआ करती थी। शुरू से जिसका कोई पढ़ने का, लिखने का कोई होता था ट्रेंड, तो वो उस तरफ जाता था। इसी तरह मैं भी 2000 से ही इसी तरह की बैठकों में जाने लगा। मेरे एक और दोस्त होते थे, वो भी, हम दोनों इकट्ठे जाया करते थे। वहाँ से लिटरेरी जिसे कहते हैं ना, क्रिटिसिज्म उसी वक्त सामने हुआ करता था। यानी किसी ने अफसाना पढ़ा तो उसकी उसी वक्त तनकीद होती थी, किसी ने गज़ल सुनाई उसी वक्त उसके ऊपर तनकीद होती थी। इस तरह एक माहौल होता था सीखने का, और जो सीनियर हमारे वहाँ बैठे होते थे वो कुछ उसमें से आपको हवाले देते थे, कुछ तनकीद होती थी जिसमें तनकीद बराए तनकीस नहीं होती थी, बल्कि तनकीद बराए इस्लाह होती थी, ताकि नए टैलेंट की इस्लाह की जाए और वो आगे आएँ, वो और अपने दिल की बात जो है वो करें। फिर शहर का माहौल भी ऐसा है कि शायर, जो हमारा मुल्तान शहर है, अगर आप उसको गौर से देखें कि वहाँ हर किस्म के लोग आबाद हैं। वहाँ सराइकी स्पीकिंग भी हैं, वहाँ आपके पास उर्दू स्पीकिंग भी बहुत ज़्यादा आबाद है, और वहाँ आपके पास पंजाबी स्पीकिंग भी है। तो एक जो माहौल बना हुआ है वहाँ, तो वो एक बड़ा डिफरेंट सा माहौल है जिसमें जो भी बोली वाला है वो वहाँ बस जाता है। क्या बात है, क्या बात है। और मलिक साहब, आप खुद एक एंकर हैं, एंड देन उसके साथ साथ ऑथर भी हैं। एग्रीकल्चर के साथ आपकी बहुत ज़्यादा एक कनेक्शन है, तो और ट्रैवल भी किया आपने पूरी दुनिया। तो मुल्तान का अगर हम एक कंपैरिजन ड्रॉ करें दूसरी जगहों से, देखिए जी, एंड ऑब्वियसली उसका जो ज़राई एलिमेंट है जो एग्रीकल्चर का है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली तो हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री हैं। हम निकल दूसरी तरफ गए हैं और भूल रहे हैं कि कितना ज़रूरी है कि हम इस एरिया को मज़ीद और डेवलप करें। ऐसा है जी कि अगर आप पूरे ग्लोब का एनालिसिस करें, पूरी दुनिया का, तो आपके पास जितनी दुनिया का रकबा है उसमें 14% जो है वो सिर्फ काबिल काश्त है, जिससे आप गला उगा सकते हैं, बागात। बाकी जो 86% है वो बैरन लैंड्स हैं, या पहाड़ हैं, या समंदर है। उस मुल्तान वो खुश नसीब खिता है कि उस 14% जो दुनिया का
जो ख़िता जो कि ज़राअत के लायक है, मुल्तान उसमें शामिल है। ये अल्लाह ताला की एक नेमत है बहुत बड़ी, और इसकी ज़रखेज़ मिट्टी फलों के लिए, गन्ने के लिए, कपास के लिए, चावल के लिए, इसके अलावा दीगर जो हमारा फ्लोरा कल्चर है, फूलों के लिए, हर हवाले से मुल्तान की जो मिट्टी है वो नहायत मौजू है। जब मैं इंटरनेशनल ट्रैवलिंग में मुल्तान से जब जाता हूँ तो कुछ इलाके ऐसे हैं जो बिल्कुल लगता है जैसे मैं मुल्तान आ गया हूँ। अगर आप स्पेन चले जाएं तो स्पेन की गलियाँ आपको मुल्तान से, अंदरून मुल्तान से मिलती जुलती नज़र आएंगी। अगर आप अमेरिका चले जाएं तो अगर आप अटलांटा में चले जाएं जो कैपिटल है जॉर्जिया का, तो अटलांटा की जो अंदरून शहर है वो बिल्कुल ऐसे जैसे मुल्तान की गलियाँ हों। तो मुल्तान की कहीं ना कहीं चमक कहीं ना कहीं नज़र आ जाती है, और उसकी वजह ये है, जैसे सिद्दीकी साहब ने फरमाया कि ये एक बहुत पुराना शहर है, तो इसका जो असर है वो दुनिया की हर तहजीब में कहीं इसने असर दिया है और कहीं से इसने असर लिया है। ज़राअत में इसका एक मुनफरिद मकाम है। मुल्तान का आम जो है वो दुनिया में मशहूर है, और मुल्तान के लोग अपने आम की मिठास की तरह मुल्तान के लोग भी ऐसे ही मीठे हैं। ये इसकी बोली जो लोकल बोली है सराइकी, वो भी बहुत मीठी ज़बान है, इतनी मीठी ज़बान, बड़ी प्यारी ज़बान, उसमें शायरी बड़ी प्यारी। फिर मुल्तान जो है ये अरब कल्चर के भी ज़ेर असर रहा। मोहम्मद बिन कासिम यहाँ आए, फतह करते हुए मुल्तान तक पहुँचे, तो वो एक असर भी यहाँ पर मौजूद है। तीसरी जो मुल्तान की एक बहुत बड़ी शनाख्त है कि ये कई हज़ार साल से लाइफ स्टॉक की एक बहुत बड़ी ट्रेडिंग पॉइंट है। अच्छा, यस। ओके। तो मुल्तान की जो मंडी है बड़े जानवरों की या छोटे जानवरों की, ये कई हज़ार साल से इस्टेब्लिश्ड है, और दरियाए चनाब से ये क्रॉस करके ये यहाँ पर रेवड़, बड़े जानवरों के रेवड़ फ़रोख्त होने के लिए आते थे, और यहाँ से डेफिनेटली ख़रीद के लोग जाते भी थे। तो मुल्तान एक बहुत एग्रीकल्चर के हवाले से और लाइफ स्टॉक के हवाले से एक बड़ा नोन हब है, बहुत पुराना। डेफिनेटली इस वक्त जैसे आपने अभी ख़ुद इशारा किया, बड़ी एक कीमती सी बात आप छोटे से 2 लफ्ज़ों में कर गई। इसकी हमें हिफाजत की ज़रूरत है। हमें इसका एग्रीकल्चर स्टेटस को बहाल रखना है, उसको डिस्टर्ब नहीं होने देना है, और इसकी इकोलॉजी को हम कोशिश करें कि वो ख़राब ना हो। लेकिन उसके साथ साथ मॉडर्नाइज भी करना है, क्योंकि वक्त आपको पता है सर, आप पूरी, बल्कि आप सारे ही लोग माशाल्लाह इतने वेल ट्रैवल्ड हैं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, अगर कोई एग्रीकल्चरल जगह भी आप वहाँ पे जाते भी हैं, तो वहाँ पे फिर कुछ टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी चीज़ें अरेंज होती हैं कि अगर लोग आते भी हैं और वो इन्जॉय भी करते हैं, तो फिर वापस जब रेस्ट करने के लिए अपनी आरामगाह पे जाते हैं तो वहाँ पे एक कंफर्ट होता है। टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से और लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड ऑफ कोर्स सर पोइट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। व्यूअर्स, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, कर तो हम मुल्तान की सैर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अनम हमें कराची ले गई। देखिए, मुझे नहीं पता था कि आज हम मुल्तान जा रहे हैं, लेकिन देखिए अच्छी बात है ना कि आप पूरे पाकिस्तान के डिफरेंट जो है वो शहर में आज हम ट्रैवल कर रहे हैं। तो आज जो है हमारा कबाब फ्राई वो हो गया है रेडी, साथ में लच्छेदार पराठा है, 2 टाइप का, जैसे हमने इनिशियली बात की थी, सैलड है, रायता है, कंप्लीट मील है। मेरा ख्याल है कि इसके साथ आपको कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वही वाली बात ना, पता नहीं क्यों बर्गर्स, फ्राइज़, इन चीज़ों से हम बाहर नहीं निकलते। ये जो हमारी अपनी देसी खुराक है व्यूअर्स, इसी में हेल्थ भी है, फिटनेस भी है और शिफा भी है। एग्जैक्टली जो आपको खुराक से शिफा मिलनी है वो आपको किसी चीज़ से नहीं मिलती। आइए वापस आते हैं सर आपसे। आमिर साहब, बीइंग अ ब्रिलियंट एंकर पर्सन एंड बीइंग अ मीडिया पर्सनैलिटी, मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मुल्तान में क्या सीन है? मुल्तान इस हवाले से बड़ा रिच सिटी रहा है, अब भी है। मुल्तान ने कितने बड़े बड़े नाम दिए इंडस्ट्री को। मुल्तान में एक सराइकी फ़िल्म पहले बनी, फिर बाद में बनी, और उन्होंने हिट बिज़नेस किया है। मतलब हमने उस फिल्म के लगने के बाद, अब तो खैर सिनेमा नहीं रहे, हमने वहाँ उनके टिकट विंडोज़ के ऊपर लड़ाइयाँ होती देखी है। आज मैंने देखनी है और हर सूरत देखनी है। सही। मुल्तान ने आर्टिस्ट दिया है, मुल्तान ने फ़नकार दिया है, मुल्तान थिएटर बड़ा रिच है मुल्तान का।
ठीक है, लाहौर एक बड़ा शहर डिसेंट वाला थिएटर, वो वाला नहीं जो आप सोच रहे हैं। और थिएटर भी, अब लाइव परफॉर्मेंस आपको पता है खासा मुश्किल काम होता है, और फिर एक ऐसा लाइव परफॉर्मेंस जिसमें आप 14 अगस्त की बात कर रहे हैं, जिसमें आप किसी लेसन की बात कर रहे हैं, कोई सबक देना चाहते हैं, अपने ऑडियंस को बिठाना बड़ा मुश्किल होता है आज के ज़माने में। मगर हमारा आर्टिस्ट इतना हुनर रखता है, इतना फनकार हमारा इतना रिच है कि वो, मैं कैसर नकवी साहब की बात करता हूँ, बहुत बड़ा नाम है। सर आपने अपने शो के थ्रू भी तो बड़े लोगों को लॉन्च किया। हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोई 1150 लोगों को इस मॉर्निंग शो में मुल्तान में, और इससे पहले हमने बड़ी शदीद गर्मियों में, मुझे याद है हमारे यूनिस चिश्ती साहब हमारे पीएम थे उस वक्त मुल्तान में, बाद में जीएम रहे, हमने मुल्तान की कदीमी ताजियों पे एक काम किया। क्या बात है। जलती दोपहरों में, जब कैमरा भी कहता था मैं मेल्ट हो रहा हूँ, उस वक्त बंदों ने काम किया है। तो ये जो कमिटमेंट है, ये तो आप बैठे हैं, आना है, सुबह आना है, प्रोग्राम करना है, तो ये एक आपका अपना अंदर एक जज्बा होता है और आपकी इदारे के साथ कमिटमेंट, वो इन्हें वो आपको नौकर आगे की लेके तो चलता नखरा की। है। नहीं, नौकर नखरे वाली बात भी ठीक है। इन द सेंस दैट एक काम है, और ये जो बात हम अक्सर प्रोग्राम पे भी करती हूँ, और मैं अक्सर अपने ड्रामों के सेट पे भी जब मैं एक्टिंग वगैरह प्रोजेक्ट कर रही होती हूँ, एक ही बात कहती हूँ भैया कि देखें, काम करना है खुशी से, फोकस के साथ, डिसिप्लिन के साथ, और इन्जॉय करके कर सकते हैं या सड़ भूस के कर सकते हैं, करना तो है। तो उसको जैसे कि आपने कहा कमिटमेंट के साथ और अपने काम को एलिवेट करके करना तो बहुत बेहतर ऑप्शन। बहुत अच्छा लगता है उस वक्त। बेशक। मुल्तान क्यों आए कोई? सर आप पैदाइश है आपकी वहाँ की, और आप दुनिया में कहीं काम कर लें, एंड में आप जाते घर ही हैं, राइट सर? ऐसे ही, तो ऐसे ही। अब कई हवाले हैं मुल्तान के। एक तो तारीख़ी शहर है, उसका शहर में जैसे पुराने शहर होते हैं कि एक पुराना शहर होता है, फिर उसके कुछ जदीद इलाके होते हैं। तो मुल्तान इस हवाले से रिच है। इसके वॉल्ड सिटी है, वॉल्ड सिटी के इसके दरवाज़े हैं। अब वॉल्ड सिटी के अंदर एक और तरह का माहौल है, उसको देखना भी एक एक्सपीरियंस है। जैसे अंदरून लाहौर है, वैसे अंदरून मुल्तान है। उसके तंग गलियाँ, बाज़ार और कवर्ड उसके रास्ते और घर हैं जो कई मंजिला हैं, और वो ठंडे हैं वो सारे इलाके, क्योंकि वो जिस तरह से बने हुए हैं। फिर तारीख़ी मकामात हैं, औलिया के मज़ारात हैं जो मुल्तान की बहुत बड़ी अट्रैक्शन है रिलीजियस टूरिज़म के हवाले से मुल्तान के लिए। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया का, शारक़ आलम का, हज़रत शम्स सब्ज़वारी का, इनके मज़ारात हैं, और बहुत सारे मज़ारात हैं। सूफियों का शहर कहते हैं, सूफियों का शहर है, औलिया का शहर। जी हाँ। इसके अलावा मुल्तान में अब तो खैर काफ़ी मुल्तान फैल भी गया है बतौर शहर। इसमें इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, व्यूअर्स, प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं मुल्तान के अंदर, क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट भी जहाँ पूरे पाकिस्तान में डाउन हुई भी है, मुल्तान में फिर भी स्टेबल है। मुल्तान इस वक्त ना साउथ पंजाब का बिजनेस हब भी है, बिल्कुल कमर्शियल हब है, इंडस्ट्रियल हब है। क्योंकि मुल्तान में इस वक्त कई खूबियाँ ये हैं जो किसी भी जगह पे अगर आप इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट करना चाहें उसके हवाले से बहुत मौजू हैं। वो इस तरह से कि वहाँ यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ टेक्निकल इदारे हैं जो क्वालिफाइड लोगों को पैदा कर रहे हैं, स्किल पैदा कर रहे हैं, और इसके अलावा वहाँ इन्वेस्टर भी है, वहाँ एंटरप्रेन्योर्स भी हैं जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं। तीसरी चीज़ ये है कि लेबर, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट भी बड़ी दे रही है। जी, और लेबर वहाँ चीप है अभी बाकी निस्बतन बाकी इलाकों के मुकाबले में। तो इसलिए मुल्तान में बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़, कमर्शियल, और इस हवाले से मुल्तान में काफ़ी तरक्की भी हुई है। मुल्तान में कमर्शियल जो इलाके हैं वो उनमें बहुत फ़रोग हुआ है, उनमें काफ़ी अब अगर कोई बंदा आज जो 10 साल पहले गया वो आज मुल्तान में जाए तो उसे मुल्तान बदला हुआ नज़र आएगा। बिल्कुल। अच्छा मलिक साहब, आपके पास आऊँगी, फिर आपसे डॉक्टर साहब ज़रा कुछ आपका लिखा हुआ सुनना भी चाहेंगे, अगर आप ये फील करें कि आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। मलिक साहब, एक टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज लाइक आई सेड यू आर अ वर्ल्ड ट्रैवलर, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहेंगे? देखिए, मुल्तान के खाबे कैसे भूल सकते हैं? हाँ यस, खाबे मुल्तान के हैं, लेकिन 100% हम उसे लाहौर के साथ, लाहौर के खाबे ज़्यादा मशहूर हैं। मुल्तान में जो टूरिज़म के हवाले से है ना जी, वो फिर वही बात आ जाएगी कि जो एग्रीकल्चर या हिस्ट्री, ये दो ही शोबे हैं जो मुल्तान में किसी को अट्रैक्ट करेंगे। अभी मुल्तान में वैल्यू एडिशन इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही है। अब मुल्तान में आप देखें कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, शुगर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। अब जो हमारी फ्रूट एंड वेजिटेबल की प्रोसेसिंग है वो उसमें बहुत लोग आ रहे हैं। पल्प इंडस्ट्री वहाँ डेवलप कर रही है, ग्रो कर रही है। हमारा जो एज सच जो टूरिज़म के हवाले से है वो थोड़ा सा कैनवस महदूद है मुल्तान का। लेकिन अगर उस टूरिज़म के साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी को भी इन्वॉल्व कर दिया जाए
तो फिर हमारा कैनवस बहुत वसी है। मुल्तान को एक जो बहुत बड़ा एज हासिल है वो बहावलपुर हमारी कुर्बत में है, चोलिस्तान, दरावट, मतलब ये जो इस तरह मुल्तान से 80-90 किलोमीटर पे फोर्ट मनरो है, बहुत बड़ा एक टूरिस्ट पॉइंट है। तो इसके अलावा जो हमारे इरिगेशन सिस्टम्स हैं, जो हमारे रिवर्स के मुख्तलिफ जो हमारे हेडवर्क्स हैं, वो सारे मुल्तान की सराउंडिंग्स में हैं। तो इसमें एक स्पेसिफिक टेस्ट वाला बंदे के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो यहाँ आ सकता है सैर व तफरीह के लिए। लेकिन अगर आप ये समझें कि जैसे कोई फ़न के लिए आना चाहे या उसके लिए शायद इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन ना हो। लेकिन व्यूअर्स देखें, अब आप खुद अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आपने वहाँ पे जनरली जाके विज़िट करना है, मतलब जैसे कि हमने कहा कि एक रिलीजियस टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली एक वहाँ पे अपील है, लेकिन प्रॉपर्टी और अगर रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसके अलावा बहुत से लोग अपनी अपनी सिचुएशंस में तंग है कि भाई कहीं शिफ्ट हो जाते हैं, तो जो आप पाकिस्तान से बाहर का रुख करते हैं जी, और दुबई या किसी ऐसी जगह पे जाके किसी होटल के अंदर बर्तन साफ़ करने की जॉब करने के लिए तैयार हैं, तो बेहतर नहीं है कि अपने ही मुल्क के अंदर किसी ऐसी जगह ट्रैवल करें जहाँ पे जैसे कि आपने कहा कि एग्रीकल्चर में बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ जी, बहुत ज़्यादा, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा। सो डॉक्टर साहब, आप कुछ हमें सुनाएंगे? पहले मैं एक थोड़ा सा ऐड कर लूँ उसके इनकी साथ ही, बात। हाँ जी। बात ये है कि चनाब हमारे साथ है मुल्तान के, हम उसके ऊपर एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दूसरा ये है कि अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है या किसी शहर में आके बसना है, उसके लिए एजुकेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है उसके बच्चों की। बिल्कुल। मुल्तान में स्टेट ऑफ द आर्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो किसी भी लेवल पे, हम भी मुल्तान से ही पढ़ के आज किसी मकाम पे पहुँचे हैं, माशाल्लाह। तो वहाँ आप आएँ, आप अपने बच्चों को सेटल कर सकते हैं, बहुत अच्छी एजुकेशन का निज़ाम है। तो और बाकी एक शहर की फ़िज़ा ऐसी है कि एक्सेप्टेबिलिटी है, आपकी किसी ज़बान के बोलने वाले हैं, किसी तरह के हैं, वहाँ आपको एक्सेप्टेबिलिटी मिलेगी, आपको चीज़ें सस्ती, बट फैसिलिटीज़ जो है, मैं मुल्तान के बारे में ये कहता हूँ कि वो एक जदीद देहात है, यानी उसमें आपको मॉडर्न एवरी फैसिलिटी इज़ अवेलेबल, एवरी ब्रांड इज़ अवेलेबल। और पाकिस्तान का कनाडा है जी, वो ऐसे ही है। समझ रहे हैं कि वहाँ पे भी ये बड़ी पॉजिटिव। जी सर, मैं आपको एक सराइकी गज़ल, ताकि मुल्तान की नुमाइंदगी हो जाए। छोड़ सबको करीब में को कर, छोड़ सबको करीब में को कर, अपना ता तो नसीब में को कर, अपना ता नसीब में को कर, प्यार बेशक न कर तू मेरे नाल, प्यार बेशक न कर तू मेरे नाल, मिठे दा पर रकीब में को कर, मिठे दा पर रकीब में को कर। एक दुआ है मेरी ओ इतनी, घिनवन सब गरीब में को कर, घिनवन सब गरीब में को कर, प्यारे तेरे थीवा में मजनू, प्यारे तेरे थीवा में मजनू, दे ला दे तू अजीब में को कर, दे ला दे तू अजीब में को कर। मैं खुशी नहीं रब्बा मंगदा हुण, मैं खुशी नहीं मंगदा रब्बा हुण, गम दे शायर अदीब में को कर। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच सर। और अब शो को क्योंकि कंक्लूड करना है, तो सर कंक्लूड आप करेंगे, जब इतने हमारे साथ ब्रिलियंट सीनियर एंकर हैं, तो आज का शो प्लीज़ सर आप क्लोज करें। मैं ये बताना चाहूँगा, टूरिज़म की बात हुई थी मुल्तान के हवाले से, भाई कोई क्यों आए देखने के लिए। इब्ने बतूता दुनिया जहान के मशहूर टूरिस्ट हैं जी, उन्होंने 1435 में मुल्तान को विज़िट किया था। कोई तो बात होगी ना, कोई तो अल बैरूनी क्यों आए थे मुल्तान, बिल्कुल। इसी। और ये एक जो तारीख़ी हवाले होते हैं वो इतने रिच होते हैं कि सिकंदर आज़म को 327 कबल मसीह जो तीर लगा था वो मुल्तान की अलंग का बना हुआ था, और मुल्तान का अलंग देखने के लायक है। बल्कि डॉक्टर असद रीफ हमारे शहर के एक बड़ा नामवर शख्सियत है, डॉक्टर असलम अंसारी साहब की तरह, उन्होंने तो एक कराची में एक तकरीब में कहा कि मेरा दिल करता है मुल्तान के अलंग के टिकट लगा दी जाए, क्या बात, ताकि लोग इसको देखने आएँ। एक ऐसी तहजीब का अलमबरदार शहर है मुल्तान, तारीख़ों का शहर है मुल्तान, रिवायतों का शहर है मुल्तान, तहजीबों का शहर है। और मुल्तान जो है वो ख़ुद ब खुद अट्रैक्ट करता है। क्यों? अपनी उस अट्रैक्शन की वजह से जो उसने तारीख़ ने उसको बख्शी है। अल्लाह ताला ने मुल्तान को दो कुदरती मुहाफ़िज़ दिए थे, दरियाए रावी और दरियाए चनाब। इनके बीच में बसता हुआ ये मुल्तान
ये तारीख़ का, तहज़ीब का एक बड़ा रोशन बाब है। कभी आप आइए, मैं आपको दावत देता हूँ। थैंक यू सो मच सर, इट वॉज एन ऑनर एंड अ प्लेजर आप सबसे मुलाकात करने का, एंड सर ऑफ कोर्स आप जैसे सीनियर एंकर के साथ आज प्लेटफॉर्म शेयर करने का मौका मिला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू ऑल ऑफ यू, ब्लेस यू, खुश रहें, आबाद रहें, और इंशाल्लाह आई होप अगली बार मुल्तान में मुलाकात होगी आपसे। ज़रूर, इंशाल्लाह। व्यूअर्स, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, पूरी दुनिया के डिफरेंट कोनों में आप लोग भागते हैं, हज़ारों लाखों रुपए खर्च करते हैं, डॉलरों में खर्च करते हैं, जोड़ जोड़ के पैसे किसी बाहर के एक मुल्क जाने की कोशिश करते हैं। पहले अपने मुल्क को तो देख लें, हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है और हमारा मुल्तान बहुत ही आला। तो आपसे मुलाकात होगी, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल। खुदा हाफिज़।